चलें स्टार्ट करते हैं इसमें। अच्छा, कुछ एट्रीब्यूट्स देखे थे हमने लास्ट क्लास में, वो कौन कौन से थे? एंडिंग देखी थी हमने, जो क्या बताती है, हमारी एरे की डायमेंशन बताती है कि हमारी एरे 1 डायमेंशन है, 2 है या 3 डायमेंशन है, ठीक है। उसके बाद शेप क्या बताती है? नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स, कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं, ठीक। साइज़ जो है वो हमें बताता है कि टोटल कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, हमारी जो भी एरे है उसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। आइटम साइज़ ये क्या बताता है? हमारा ये बताता है कि किस हर एलिमेंट ने या हर नंबर ने कितना बाइट्स को ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो आइटम साइज़ बताता है कि उसने इस मेमोरी के अंदर कितना स्पेस कवर किया हुआ है बाइट्स के अंदर, ठीक। और डी टाइप डेटा टाइप बताते हैं कि उसकी डेटा टाइप क्या है। सही, अभी दोबारा देखते हैं इन चीज़ों को। पहले जल्दी से चलते हैं, हम ये समझते हैं कि जो हम कल एक चीज़ देख रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर इंटीजर 64 लिखा आ रहा था कहीं पर, पता नहीं, खैर हम एक काम करते हैं, नीचे दोबारा से एरे बनाते हैं और वहाँ देखते हैं कि इंटीजर 64 जो लिखा हुआ आ रहा है उसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई? इंपोर्ट नंपाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी काम करना होता है इसके साथ हमें इंपोर्ट नंपाई करना पड़ता है। तो मैं लेट से एरे 1 बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ np डॉट ए रेंज, और मैं नंबर जनरेट करता हूँ 1 से लेके 13 तक, और मैं रीशेप कर लेता हूँ इसको, कितनी रोज़ एंड कॉलम्स में इसको रीशेप करूँ, कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स में इसको रीशेप होना चाहिए। 3 4 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, चूँकि ऐसे नंबर सोचें जिनका प्रोडक्ट 12 के बराबर हो। यहाँ से कितने नंबर्स मिलने वाले हमें? 12 नंबर्स मिलेंगे, तो उतने ही नंबर्स हमारे पास क्या हो, रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर कवर होने चाहिए। तो मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर, अगर हमारे नंबर्स वाला मिल रहा है, 12 आंसर मिल रहा है, तो वो उसमें जा सकता है। अब वो 2 टाइम्स 6 हो सकता है, 12 बनेगा, यहाँ भी 12 नंबर्स हमें मिलने वाले हैं। 6 टाइम्स 2 उल्टा कर दें तो जब भी 12 मिलेगा, लेकिन वो डिफरेंट होगा, 2 6 और 6 12 डिफरेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो एक मरतबा देख लेते हैं इसको हम। लेट से मैंने लिखा 2,6 और हम प्रिंट करते हैं एरे 1 को। तो ये 2 6 मतलब क्या है? 2 रोज़ एंड 6 कॉलम्स। टोटल कॉलम्स कितने होंगे? वर्टिकल 6 होंगे। अच्छा, अगर इसको अपोजिट लिखा होता फिर क्या मतलब बनता है इसका? 6 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। तो अब ये 6 रोज़ है हमारी, 1 2 करते करते आपके पास यहाँ तक 6 रोज़ बनेगी टोटल, और 2 कॉलम्स इसमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन जो मल्टीप्लाई होने पर आपको जनरेटेड नंबर्स के बराबर आंसर दे दे, आप वो नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। इवन 1 12 यूज़ कर लें, 12 1 यूज़ कर लें, सही है। लेकिन वो क्या होगा? 1 12 के अंदर एक ही रो होगी, ठीक है, और सारे नंबर्स एक साथ आ जाएंगे। 1D की तरह लग रहा होगा वो, ठीक है, होगा नहीं लेकिन 1D की तरह लग रहा होगा। मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 1,12, तो देखें ये क्या लिख रहा है, ये लग 1D की तरह रहा है, लेकिन सिंस इसमें 2 ब्रैकेट्स मौजूद है तो क्या ये है 2D, ठीक है। तो खैर हम इसको रखते हैं 3,4 के अंदर। 3,4 में मैंने इसको रखा, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया, तो हमें कुछ इस तरह की देखने को मिल रही है हमारी जो एरे 3 रोज़ एंड 4 कॉलम्स। अच्छा, लेट से मैंने एरे 1 पे डी टाइप चलाया। डी टाइप मेरा एक एट्रीब्यूट है। डी टाइप क्या है? एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है वैसे? हाँ भाई हरमैन, अरे वो तो इंग्लिश के हिसाब से बता रहा था, प्रोग्रामिंग के हिसाब से बताओ। एट्रीब्यूट क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हमने ये यूज़ किया था एट्रीब्यूट का वर्ड, ठीक है। वैसे तो इंग्लिश का भी नॉर्मल वर्ड है, लेकिन हमने इसको अच्छे से समझा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कि 2 चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक एट्रीब्यूट होता है, दूसरी चीज़ क्या होती है हमारी क्लास की? मेथड्स होते हैं। एग्जैक्टली, एट्रीब्यूट्स ऑफकोर्स अब उस पॉइंट पर आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि क्या खसूसियात हैं, ठीक है। और मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स ये बताते हैं कि हमारा वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, ठीक है। तो ये डी टाइप क्या है? एक एट्रीब्यूट है, मतलब बता रहा है कि भाई मेरी एरे की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या खसूसियत है उसकी, ठीक है। तो किस तरह की है? डी टाइप क्या बताता है? डी टाइप एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो बताता है कि भाई हमारी जो एरे है उसकी डेटा टाइप क्या है, ठीक है। डी टाइप मतलब डेटा टाइप क्या है। तो डेटा टाइप हमारे ये जो नंबर्स हैं ये किस तरह देखने में लग रहे हैं? इंटीजर दिखने में लग रहे हैं, तो इसने इंटीजर बताया। लेकिन एक चीज़ बता रहा है 64, तो ज़रा इसको समझते हैं कि 64 से क्या मुराद है इसका। अच्छा,
पहले ना हम एक काम करते हैं, छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको समझा दूँ ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो सके। हमारे पास ना कन्वर्जन्स होती हैं बहुत सारी, जैसे नॉर्मल कन्वर्जन्स की अगर बात करें मैथमेटिक्स के हिसाब से, जैसे सेंटीमीटर से मीटर में जाना है या मीटर से किलोमीटर में जाना है, ठीक है। या इसके अलावा क्या हो सकता है, ग्राम से केजी कितना बनेगा, या किलोग्राम से वापसी ग्राम में आना है कितना, किस तरह से उसके कन्वर्जन फैक्टर्स होते हैं कि हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा या डिवाइड करना होगा, उसके रूल्स डिफाइन है, सही है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस के अंदर भी बहुत सारे कन्वर्जन्स होती हैं। लाइक अगर हमने हमारे पास डिफरेंट नंबर सिस्टम्स होते हैं। डिफरेंट नंबर सिस्टम्स का मतलब ये है कि मेरे पास बाइनरी नंबर भी होता है, ठीक है, हेक्साडेसिमल भी होता है, ठीक है, और एक और होता है, क्या किसी के माइंड में है क्या होता है? मेरे माइंड से निकल गया एक मिनट। हाँ, डेसिमल। एक दूसरा क्या होता है, डेसिमल होता है। एक बाइनरी होता है हमारे पास, ठीक है, बाइनरी है, डेसिमल है और हेक्साडेसिमल। ये तीन हमारे पास नंबर सिस्टम्स मौजूद होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। और इसकी हम एक, जैसे अगर हम बाइनरी में, तो बाइनरी से कहाँ जा सकते हैं, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में अगर हमें नंबर मिला हुआ है तो हम उससे किसी डेसिमल नंबर में जा सकते हैं। अब चलिए समझ लेते हैं कि बाइनरी जो नंबर होता है ना आपका, बाइनरी जो नंबर होता है वो सिर्फ कितने, कौन कौन से नंबर्स होते हैं भाई? 0 और 1, बस ये 2 डिजिट्स होते हैं 0 एंड 1 के, ठीक है। अच्छा, जो हमारा डेसिमल होता है वो क्या होता है हमारा? डेसिमल जो होता है उसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं? 0 से शुरू। एग्जैक्टली 0 से लेके 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे अगर कहीं पे नंबर्स आपको देखने को मिल जाए तो नॉर्मली मैथमेटिक्स के हिसाब से इसको क्या बोला जाता है? ये नहीं, मैथमेटिक्स में इसको हम सिंपल इंटीजर बोल रहे होते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में इसको इंटीजर बोल रहे होते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर मतलब इसको हम इंटीजर बोलते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस में चले जाएँ तो उसमें क्या बोलते हैं, इसको डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। तो लेट से अगर मुझे 11 नंबर मिला, 11 सिर्फ 11, तो 11 किस तरह का नंबर है? डेसिमल है। क्यों? चूँकि उसमें देखिए 1 आ रहा होगा, 1 आपका यहाँ से उठ रहा है ना, भले 2 मरतबा है 3 मरतबा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन नंबर्स आपके कहाँ से आएंगे? इन्हीं रेंज से नंबर आपके पास आ रहे होंगे। लेट से हाँ, अब सारे नंबर डेसिमल हैं, बिल्कुल सारे डेसिमल हैं। हालांकि मैथमेटिक्स के अंदर डेसिमल्स क्या होते हैं? पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स में पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर नंबर सिस्टम्स जो हैं बेसिकली डेसिमल वो होते हैं जो 0 से 9 तक बगैर पॉइंट के नंबर्स होते हैं, ठीक है। इंटीजर, फ्लोट वो प्रोग्रामिंग के हिसाब से, समझिएगा ये बात, मतलब चीज़ एक ही है, उसको डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट नाम दिए हुए। अब जैसे वो है ना, इंग्लिश के अंदर भी डिफरेंट, एक चीज़ की डिफरेंट स्पेलिंग्स होती हैं। कलर की, कलर मतलब यू के साथ भी होता है, विदाउट यू भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी हमें स्पेलिंग्स। तो मतलब चीज़ एक ही है, लेकिन उसके हर सब्जेक्ट्स के अंदर डिफरेंट नेम्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर डेसिमल क्या है, कंप्यूटर साइंस के अंदर 0 से 9 तक के नंबर्स होते हैं, सिंपल, ठीक है। अब आपके पास भले कितना ही बड़ा नंबर हो या कितना ही छोटा नंबर हो, ठीक है, वो क्या होगा? आपका डेसिमल कहलाता है। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ नहीं मैटर करता, वो होगा डेसिमल, ठीक है। अच्छा, एक और होता है वो हेक्साडेसिमल कहलाता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल क्या होता है हमारा? हेक्साडेसिमल हमारा पहले तो 0 से लेके कहाँ तक होता है? वो 9 तक, हाँ। और फिर हमारे पास चलता है वो ए से लेके कहाँ तक होता है? ई तक होता है। कहाँ तक होता है? एफ तक होता है, ठीक है। टोटल ये जो लेंथ है ना नंबर्स की वो 15 होती है, ए से लेके एफ तक होता है ये, ठीक है। अब ए जो है ना, देखें 0 से 9 नंबर्स हमारे पास क्या हैं? वो एक्चुअल खुद नंबर्स हैं। लेकिन अगर आपका हेक्साडेसिमल नंबर है ना, और लेट्स से अगर आपका 10 आ गया, 10, ठीक है, अगर आप 10 लिख देते हैं, 10 को 110 लिख देते हैं, कंप्यूटर के हिसाब से बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या आपका? ये डेसिमल है। ये क्या आपका? डेसिमल है। क्या आपने क्या किया? 0 से 9 तक की जो डिजिट से या जो भी नंबर से आपने उनको उठा के अपना नंबर लिख दिया, ये डेसिमल है। लेकिन अगर आपने हेक्साडेसिमल में 10 को लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? उसके बजाय ए लिखेंगे। अब ए की जो वैल्यू वो क्या होती है हमारी? 10 है। बी की क्या होगी? 11 होगी। सी की क्या होगी? 12 होगी, एंड सो ऑन
तो हमारे पास ये पूरे नंबर्स कहाँ तक जाते हैं, एफ तक आते हैं, मतलब 15 नंबर बनता है हमारा टोटल। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और करते हैं, फिर आपको उस पर लेके चलता हूँ मैं। हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, आपको किसी को आइडिया है कि अगर मुझे किसी भी नॉर्मल नंबर को बाइनरी में लेके जाना हो, किस तरह काम उसको कन्वर्ट करेंगे हम? कोई भी नॉर्मल नंबर है, मतलब कंप्यूटर साइंस के हिसाब से डेसिमल बोल लें, वरना अगर हम अपनी नॉर्मल मैथमेटिक्स की बात करें तो हम उसको नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं, और होल नंबर भी उसको बोला जाता है। नेचुरल नंबर मतलब वो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, बस ये डिफरेंस होता है, बगैर पॉइंट के नंबर्स होते हैं लेकिन। ठीक है, नॉर्मल मैथमेटिक्स के हिसाब से नेचुरल और होल नंबर क्या है, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो लेट से मेरे पास एक नंबर है 9 है, लेट से, ठीक है, एक नंबर 9 है, मुझे इस 9 को लेके जाना है बाइनरी के अंदर। क्या करना पड़ेगा मुझे, इसकी हम कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम, हमने एलसीएम पढ़ा हुआ है, एलसीएम पढ़ा हुआ है ना, एलसीएम किस तरह काम करता है, तो प्रोसेस कुछ सिमिलर है उसके। मैंने क्या किया, मैंने वही इस तरह की लाइंस बनाई, ठीक है, और मैंने 9 को यहाँ लिख दिया। अब मुझे इस 9 को क्या करना है, बाइनरी में लेके जाना है। बाइनरी मतलब 0 और 1 की फॉर्म में लेके जाना है, सही है। अब क्या करूँगा, जब भी हम नंबर्स को, डेसिमल नंबर को बाइनरी में लेके जाएंगे ना, हमेशा 2 का यूज़ करेंगे, हमेशा 2 का यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, हालांकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। एलसीएम में क्या करते थे, हम वो नंबर सेलेक्ट करते थे जिसके टेबल में हमारा क्या हो, ये 9 आता हो, हम वो नंबर सेलेक्ट किया करते थे, सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास 9 2 में नहीं आता, लेकिन फिर मैंने 2 रखा है, ये कंपलसरी है 2 रखना। अच्छा, अब मुझे बताएं कि 2 के टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन 9 से छोटा नंबर क्या आता है, 8 आता है। अली आपको दिख रहा है वहाँ से, वरना आगे आ जाएं। अच्छा, 8 आता है, ठीक है, और वो कब आता है, 4, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 4 लिखूँगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा, 2 टाइम्स 4 क्या हो जाएगा, 8, और 8 कहाँ जाएगा, 9 के पास ऊपर, माइनस होगा जाकर, 9 - 8 कितना बना, 1 बचा ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक लाइन बना के यहाँ पे लिख दूँगा 1, कि भाई ये मेरा 1 बचा है कब, जब मैंने इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, नंबर जो आया उसको माइनस करवाया 9 के साथ, तो ये 1 बच गया मेरा। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अभी और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है इस 4 की, बिल्कुल, मैं दोबारा से 2 लिखूँगा, बस 2 का यूज़ करना है हमें। तो अब क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या नंबर लिखूँ, 2 आएगा मेरा। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2 और ये 2 टाइम्स हुए, कितना हो गया, 4 ऊपर जाके माइनस हुआ 4 के साथ, 4 - 4 0, कुछ भी नहीं बचा, 0 आ गया मतलब, लेकिन हम 0 को भी लिखेंगे, तो मैंने लाइन बनाई और मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, सही है। अच्छा, अभी फर्दर एक और सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, तो मैंने फिर से 2 लिखा है यहाँ पे, और अब मुझे बताएं कि ये मेरा 2 इस 2 के टेबल में कब आता है, 1 सा, तो मैंने यहाँ पे नीचे 1 लिखा, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 टाइम्स 1 इज़ 2, ऊपर वाले 2 से माइनस हुआ, और क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, कुछ भी नहीं बचा, लेकिन हम उसको 0 लिखते हैं फिर भी लाजमी, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, तो आपके पास देख रहे हैं राइट पे कुछ नंबर्स आ गए 0 और 1 की फॉर्म के अंदर, यही आपके बाइनरी नंबर है। अच्छा, इनको लिखते हैं किस तरीके से, हम नीचे से चलते हैं और इस डायरेक्शन में इनको लिखते हैं, मतलब यहाँ से मैं नंबर उठाऊँगा तो क्या हो जाएगा मेरा नंबर, ये 9 बाइनरी में किसके बराबर हुआ भाई, 1, फिर 2 0 और फिर ये 1, देख रहे हैं, ये क्या हो गया मेरा बाइनरी में, ये 9 हो गया, समझ रहे हैं बात को। तो वैसे नॉर्मल हम इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से देखें, ये 1001 बन रहा है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में अगर इसको हम बाइनरी नंबर बोल रहे हैं, तो इसका असल सेंस क्या है कि ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओरिजिनली 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग घर पे जाके ना इसको लाजमी एक दो नंबर्स को खुद से बाइनरी में कन्वर्ट करके देखिएगा, ठीक है। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं, 9 के अलावा कुछ और नंबर भी रख सकते हैं, 125, 130 या 235, कुछ भी नंबर आप रख के ना इसको देखिएगा, ठीक है, एक मरतबा खुद से करके देखिएगा। तो हमने क्या किया, खैर इसको इस तरीके से बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब एक बात समझते हैं, देखें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और मैंने इसमें ना 8 पोर्शंस बना दिए, 8 सेक्शंस बना दिए, ठीक है। लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसमें, ठीक है। ये मैंने 8 बॉक्सेस बना दिए। अच्छा, ऊपर नंबर क्या मिला था हमें, 100
1, ठीक है। अच्छा ये हमने क्या किया, किसी भी चीज़ को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, भले हेक्साडेसिमल हो या हमारा कंप्यूटर में 3 नंबर सिस्टम्स हमने देखे ना अभी ऊपर, एक तो बाइनरी है जिसमें हम आ रहे हैं, बाकी पीछे कौन रहेगा, 2 डेसिमल और हेक्साडेसिमल। तो हम क्या करते हैं, उनको भी इसी तरीके से कन्वर्ट करते हैं, लेकिन कन्वर्जन फैक्टर डिफरेंट होता है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में आने के लिए 16 का यूज़ करेंगे, 16 नंबर का यूज़ करेंगे, जबकि डेसिमल से बाइनरी में आने के लिए किसका यूज़ करते हैं, 2 का यूज़ करते हैं। अच्छा, तो ये जो आपका एक सिंगल नंबर देखने को मिल रहा है ना आपको 1, हम इसको क्या बोलते हैं, बिट। ये हमारी क्या है, एक बिट है, ठीक है। सिमिलरली 0 क्या है मेरी, एक दूसरी बिट है, उसके बाद दूसरा 0 तीसरी बिट है, और वो सबसे लेफ्ट पे जो 1 है वो मेरी चौथी बिट है, समझ रहे हैं। तो मेरे पास क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे तो सिंगल जो डिजिट्स देखने को मिलते हैं हमें, वो क्या कहलाते हैं, वो बिट कहलाती है, ठीक है। तो अभी इसमें कितने बिट्स हैं, नहीं 4 बिट्स हैं, इसमें 4 बिट्स हैं, नंबर्स में कितने 4 बिट्स हैं। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसको इस पूरे बॉक्स में लिखना है, पूरा बॉक्स बना हुआ है ना मेरा, मैंने इसको कवर करना है। तो लेकिन नंबर्स मेरे पास कम है, 4 बिट्स है मेरे पास, क्योंकि लेकिन 8 बॉक्सेस हैं। तो मैं क्या करूँगा, जब भी हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, हम कहाँ से लिखते हैं, राइट से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1, सबसे राइट पे आ जाएगा 1, फिर 00 आ जाएगा जो मेरे पास मौजूद है, और फिर कौन आ गया, ये वाला 1 यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये वाला 1 इधर आ गया, ठीक है। 4 बॉक्सेस अभी भी खाली हैं। तो क्या होगा कि हमें फुल करनी है फिर भी स्पेस, हमें बॉक्सेस को फुल करना है। तो क्या करना पड़ेगा, मैं बाकी जगह 0 लिख दूँगा, बाकी जगह क्या करेंगे, हम 0 लिख देंगे। तो बाकी के आपके बॉक्सेस में क्या चला गया, 0 चला गया, ठीक है। यहाँ तक ये बात समझ रहे हैं। तो क्या किया हमने, सबसे पहले डेसिमल नंबर को पकड़ा, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, और ये जो हमारी सिंगल नंबर्स देखने को मिल रहे हैं उसको हमने बोला बिट हमारी है, ठीक है। और ये 4 बिट्स का नंबर था, हमने 4 बिट्स यहाँ पे लिख दी और बाकी के ज़ीरोस लिख दिए। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब ये कितनी बिट्स बन गई मेरे पास, ये 8 बिट्स बन गई। कितनी बिट्स बन गई, 8 बिट्स, और ये 8 बिट्स बराबर होती हैं हमारी किसके, 1 बाइट के। ये असल में वैसे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ ताकि आपके माइंड में जब कभी देखें ना आप लोग केबीज़ की फाइल है, एमबीज़ की फाइल है, तो थोड़ा सा आप लोग विजुअलाइज कर सकें, यार इसमें इतने सारे 0-1 मौजूद होंगे, ठीक है। अब हम सिंपल केबीज़ तो बोल देते हैं, लेकिन उसके पीछे कितने 0-1 होंगे हमें इसका बिल्कुल आइडिया नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 8 बिट्स को हमने क्या बोल दिया भाई, 1 बाइट बोल दिया कि ये 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने आपको शायद शुरू में बताई थी, एसटी टेबल जिक्र किया था हमने, एसटी टेबल का। एसटी टेबल हमने शायद देखे थे। लेट से मैं आता हूँ एसटी टेबल में, और ये देख रहे हैं, ये आपको DEC लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है, डेसिमल है, मतलब वही जो भी हम देखते आए 0 से 9 हमारे ओरिजिनल नंबर्स हैं, इनकी मदद से हम बड़े से बड़ा नंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो ज़रा 9 को देखें, 9 यहाँ पे मौजूद है, और ये बाइनरी आपको लिखा हुआ दिख रहा है, BIN बाइनरी, ठीक है। ऑक्टल भी है, हेक्स वगैरह भी हैं। तो 9 का बाइनरी नंबर क्या लिखा हुआ मिल रहा है, दिख रहा है नंबर, थोड़ा विजिबल हो रहा है। एंड में देखें राइट साइड पे 1001 लिखा हुआ दिख रहा है। किस तरह निकला, जिस तरह हमने निकाला अभी इसी तरह से निकलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको इसके अलावा और बहुत सारे नंबर्स को बाइनरी फॉर्मेट में यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे और बहुत सारे नंबर्स को बाइनरी में देख रहे होंगे, तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि भाई ये जो नंबर्स लेकर आ रहे हैं ना, किस तरीके से कन्वर्ट करके लेकर आ रहे हैं। अगर आपने भी करना तो आप क्या कर सकते हैं, वही LCM वाला तरीका इस्तेमाल करके अपने बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात नोट करेंगे आप लोग कि हर नंबर किस में लिखा हुआ है, 8 बिट्स में लिखा हुआ है। 1 बाइट बोल लें या 8 बिट्स बोल लें, सही है। अब ऐसा क्यों है, ये स्टैंडर्ड है। याद रखें कि हालांकि हमारे पास आपने देखा कहाँ गया, हमें हमारा जो 9 है ना, उसको क्या इन 4 बॉक्सेस की ज़रूरत है। मतलब क्या मेरी कोई बिट 4 बिट से एक्सीड कर रही है, मतलब जो मुझे बाइनरी नंबर मिला वो तो 4 बिट्स पे आ रहा है, मतलब 4 जो लेफ़्ट की बिट्स हैं वो एक्स्ट्रा है। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, हमेशा डेटा को एटलीस्ट 8 बिट्स में स्टोर करता है या 1 बाइट में स्टोर करता है। इससे छोटी भी अगर उसको जगह चाहिए ना, स्पेस चाहिए, नहीं, वो बोलेगा तुम 8 बिट्स की ही स्पेस हो। ये समझ रहे हैं बात को, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है हमारे पास कि लेट्स से मैं यहाँ पर ना एक फ़ाइल बनाता हूँ। नोटपैड मैंने ओपन किया, मैं यहाँ पर लिखता हूँ A, ठीक है। A लिखा मैंने, सिर्फ एक सिंगल लेटर लिख दिया,
इसको मैंने सेव किया, डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं इसको, और इसको लेटर का नाम दे देता हूँ मैं, सेव कर लिया। ठीक है, ये फाइल आ गई मेरे पास लेटर की, सही है। अच्छा ज़रा यहाँ देखिएगा, मैंने क्या किया, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में गया, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद ज़रा देखें ये क्या बता रहा है हमें, आप लोगों को दिख रहा है ये 1 बाइट्स, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप लोग स्क्रीन में देखेंगे 1 बाइट्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो अब ये जूम इन नहीं हो सकता ना, मैं इसको जूम इन करके दिखाता, तो क्यों 1 बाइट्स दिखा रहा है। अगेन वही वाली बात कि कंप्यूटर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई छोटी चीज़ है ना, उसको बाय डिफ़ॉल्ट किस में स्टोर करता है, वो 1 बाइट में स्टोर करता है कंप्यूटर। अभी नंबर की बात नहीं कर रहे हम, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। अच्छा लेट्स से मैंने इसको बोला कि इसमें ना बी भी लिख दो, ठीक है, और फिर मैं गया, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करी जाके, तो क्या दिखा रहा है अब ये 2 बाइट्स दिखा रहा है। बात समझ रहे हैं, मतलब टोटल बिट्स कितनी हो चुकी हैं अब तक, सिर्फ इन 2 लेटर्स की वजह से 16 बिट्स हो चुकी हैं। ये समझ रहे हैं, 2 बाइट्स है ना हमारे पास, तो 2 बाइट्स मतलब एक ये वाला बॉक्स, एक 1 बाइट इसके बराबर है, तो 2 बाइट्स मतलब इस तरह का एक और बॉक्स आ गया जिसमें हमारे पास 8 बिट्स और मौजूद हैं। तो टोटल कितनी बिट्स बन चुकी हैं, 16 बिट्स बन चुकी हैं। ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा ये कंप्यूटर का नॉर्मल सिस्टम था, यहाँ तक कोई मसला कन्वर्जन में। अच्छा अब होता क्या है, हमारी जो नमपाई है ना, नमपाई वो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट के साथ की बात कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट उसकी डेटा टाइप है पहली बात। दूसरी फ्लोट को वो जितने बाइट्स में जितनी बिट्स पर रखती है, वो कितनी बिट्स हैं, 64 बिट्स हैं। कितनी बिट्स हैं, 64 बिट्स, ये समझिएगा। दोबारा बोलता हूँ मैं, कंप्यूटर क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट हर डेटा को 1 बाइट में रखता है। 1 बाइट का मतलब कितनी बिट्स हो गई, काट लिया, 8 बिट्स हो गई, कंप्यूटर रखता है ये। नमपाई क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट के हिसाब से बात कर रहे हैं, अगर कोई फ्लोटिंग नंबर हुआ, ठीक है, मोस्टली इंटीजर के साथ भी कर रहा होता है, लेकिन अगर इंटीजर उसको कोई छोटा मिल गया ना, तो इंटीजर हम देखेंगे समटाइम्स हमें वो 4 बाइट्स भी दिखा रहा होता है और 8 बाइट्स भी दिखा रहा होता है। लेकिन जो हमारी फ्लोट है, फ्लोट बाय डिफ़ॉल्ट हमारी कितनी बिट्स की होती है, 64 बिट्स की होती है बाय डिफ़ॉल्ट, 64 बिट्स। 64 बिट्स मतलब आपके ये कितने बॉक्सेस होंगे, ये 64 बॉक्सेस हैं टोटल, जिसमें हमारा डेटा ले जाके वो सेव करवा रही है। अब इमेजिन करें मेरे यहाँ पे जो नंबर है 1 से लेके 12 तक का नंबर है, ठीक है, तो अगर हम चले मैं आपको इसकी टेबल पे लेकर आऊँ, 12 तक के देखें हमारे लिए कितनी बिट्स इंपॉर्टेंट है, कितनी बिट्स सिग्निफिकेंट है, सिर्फ 4 बिट्स। राइट की 4 बिट्स हमें अगर मिल जाए तो हमारी 12 तक की जो काउंटिंग है, 12 तक का जो नंबर है, वो स्पेस अपना सही से कवर कर लेगा। लेकिन ये नमपाई उस डेटा को सिर्फ 8 बिट्स में नहीं रख रहा, 64 बिट्स में रख रहा है। ये थोड़ा सा विजुअलाइज कर पा रहे हैं, मतलब उसने क्या किया होगा, इस तरह के और इतने सारे बॉक्सेस बनाए होंगे जो कि टोटल 64 हो गए, ठीक है, और उसमें हमारे डेटा को रखेगा। ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा इसी वजह से अब आप लोग मुझे खुद बताएं कि अगर वो 64 बिट्स में रख रहा है, भले हमारे इंटीजर का डेटा हो या फ्लोट का डेटा हो, वो अगर 64 बिट्स में रख रहा है तो ये कितने बाइट्स को करेस्पॉन्ड करता है, या कितने बाइट्स के बराबर बनता है ये डेटा, 8 बाइट्स। कैसे पता चला मुझे, देखें कन्वर्जन यहाँ पे हमने देख ली है कि 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। ये कन्वर्जन भी देखें सिंपल सी है, हमने लिखा बाइट, ये एक चीज़ सीखने अच्छी है, ये मैथमेटिक्स के हिसाब से ये कन्वर्जन आपको हर जगह मतलब हेल्पफुल रहेगी। 1 बाइट नॉर्मल कन्वर्जन क्या है, 1 बाइट बराबर है किसके, 8 बिट्स के, और हमारा जो कंप्यूटर कितनी बिट्स को रख रहा है डेटा को, 64 बिट्स। तो बिट्स के नीचे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 64 बिट्स, ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता वो बाइट कितना बनेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x या कुछ भी लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, और ये इधर आएगा, तो 64 टाइम्स 1 कितना हो जाएगा, 64, जबकि ये कितना हो जाएगा, 8 टाइम x क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। और मुझे तो x निकालना है ना, मुझे तो क्या निकालना है, बाइट्स का आंसर निकालना है, ठीक है। तो आप 8 को वहाँ भेज दें, क्या हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाई 8 कितना बचेगा भाई, 8 आ जाएगा। तो मतलब एक आप ये कन्वर्जन को किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। तो
8 बाइट्स आ गए हमारे पास ये। तो अब थोड़ा सा इसको दोबारा से हम देखते हैं कि हमारा जो numpy है वो हर डेटा पॉइंट को, भले उसको ज़रूरत हो या ना हो, उसको बाय डिफ़ॉल्ट 64 बिट्स में रखता है, जिसका मतलब 8 बाइट्स बनते हैं। तो मैंने एक बात बताई थी, ये देखें, आइटम साइज़, जब हमने आइटम साइज़ चलाया था हमें क्या दिखा रहा था 8, और हमने अभी क्या देखी है एक चीज़ कि आइटम साइज़ क्या बताता है, हाउ मैनी बाइट्स आर ऑक्यूपाइड, मतलब कितनी बाइट्स उसने डेटा ने ली हुई हैं या कितनी बाइट्स में डेटा को स्टोर किया गया है। तो क्या बता रहा है वो 8 बता रहा है, वही नंबर आ गया जो हमने यहाँ से निकाला। ठीक है, तो इन कंक्लूजन के भाई ये जो 64 है ना ये बिट्स हैं, लेकिन इसको जब हमने बाइट्स में कन्वर्ट किया कितनी बनी, 8 बाइट्स बनी। ठीक है, तो हमारा डेटा अगर बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो जाए ना, तो जब भी क्या होता है, मतलब सवाल ये हो सकता है इतना बड़ा क्यों रख रहा है, numpy इतना बड़ा, इतनी बड़ी स्पेस क्यों एलोकेट कर रहा है, जबकि वो 4 बिट्स में आ सकते हैं हमारे नंबर्स। तो इसकी वजह ये है कि numpy ना, अगर कोई बड़ा नंबर उसको मिल जाए, बहुत बड़ा नंबर उसको मिल जाए, तो अगर उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करने स्टार्ट करें ना, तो क्या होगा हमारा, अगर 64 बिट्स में आ जाता है तो उसका साइज़ क्या रखेगा, 64 बिट रखेगा। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब हमने जब उसको कन्वर्ट किया नंबर को, तो हमने इस तरह के बॉक्सेस बनाए थे, numpy ने क्या किया होगा, इस तरह के 64 बॉक्सेस बनाए होंगे। तो अगर हमारा बहुत बड़ा नंबर है, उसको जब बाइनरी में कन्वर्ट किया गया, उसकी अगर सारी बिट्स हमारी इन बॉक्सेस में कवर हो जाती हैं, तो डेटा का साइज़ क्या रहने वाला है, 64 बिट्स रहने वाला है। लेकिन अगर नंबर एक्सीड कर जाता है, नंबर क्या होता है हमारा, एक्सीड कर जाता है किससे, 64 बिट से, मतलब 64 बॉक्सेस से एक्सीड कर गया। ठीक है, तो फिर क्या करेगा वो numpy, क्या करेगी, पूरी एरे का साइज़ बढ़ा देगी, समझ रहे हैं, और फिर कहाँ जाएगी, 128 पे ले जाएगी उसको, 128 बिट्स पे ले जाएगी। सही है, देखें इसको प्रूव करते हैं हम। मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा np डॉट, बल्कि एक काम करते हैं, मैंने कहा array1 डॉट एस टाइप, एक हमारा फंक्शन, ये मेथड होता है एस टाइप का। ये क्या करता है, ये डेटा टाइप को भी चेंज करने में हेल्प करता है, और डेटा टाइप की स्पेस जो उसने ऑक्यूपाई करा हुआ है उसको भी चेंज करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे 8 बाइट्स होगी या 64 या 16 बाइट्स में लेके जाना है, या उसको 4 बाइट्स में लेके आना है, तो ये क्या करेगा, हमारी उसमें हेल्प करेगा। तो अगर मैं लिखता हूँ np डॉट इंटीजर, हाँ ज़रा यहाँ देखें, इंटीजर में हमें मिनिमम कितनी बिट्स, सॉरी बाइट्स नहीं, ये जो डेटा टाइप के साथ नंबर्स लिखे हुए होते हैं क्या होते हैं, बिट्स होती हैं ये। तो इंटीजर में मुझे मिनिमम कितनी बिट्स देखने को मिलनी है, 8 बिट्स का मतलब क्या हो गया, 1 बाइट, 8 बिट्स का मतलब क्या हो गया, 1 बाइट। तो मैं इंटीजर को मिनिमम अगर चाहूँ तो कितनी बिट्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 8 बिट्स में, यानी 1 बाइट में। ठीक है, मतलब मैं कंप्यूटर के उसको डिफ़ॉल्ट सिस्टम में लेके जा सकता हूँ। कंप्यूटर क्या करता है, ये काम नॉर्मली कंप्यूटर कर रहा होता है, 1 बाइट में रखते हैं डेटा को, लेकिन अभी हमने देखा numpy ने हमें क्या दिखाया था, हमारी numpy ने 64 दिखाया था। इसका मतलब कि उसने हमारी 64 बिट्स में रखा है, यानी 8 बाइट्स में रखा है डेटा को, जो कि उसकी नीड नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ, मेरा डेटा अगर छोटा है, छोटे छोटे उसमें नंबर्स मौजूद हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एस टाइप का मेथड यूज़ करते हुए उसको बोलेंगे इंटीजर, np डॉट इंटीजर 8 करके बता देंगे। तो क्या करेगा वो, हमारे नंबर्स को देख रहे हैं आप क्या बता रहा है वो, डेटा टाइप उसने क्या कर दिया, उसकी इंटीजर 8 बना दी, मतलब सिर्फ 8 बिट्स में उसको छोटा कर दिया। 64 बॉक्सेस है, उसको कितने बॉक्स पे लिया है, सिर्फ 8 बॉक्सेस पे लिया, या 8 बिट्स पे लिया। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, एक और चीज़ मैं लिखता हूँ array1 डॉट एस टाइप, और मैंने लिखा np डॉट फ्लोट। ज़रा देखें, फ्लोट में मुझे मिनिमम क्या नंबर दिखा रहा है, ज़रा जल्दी से देख के बताएं। फ्लोट में मिनिमम कितनी नंबर दिखा रहा है, 16 दिखा रहा है। फ्लोट में मिनिमम कितनी बिट्स हैं, 16 बिट्स हैं, जबकि इंटीजर में कितनी थी, 8 थी। तो हमने शायद पहले डिस्कस किया था इसको लास्ट क्लास में कि फ्लोट थोड़ा सा बड़ा नंबर होता है, मतलब वो ज़्यादा स्पेस कवर करता है कंपेयर टू इंटीजर। और ऐसा क्यों, चूँकि उसमें इंटीजर वाला पार्ट भी होता है, पॉइंट के बाद वाला पार्ट भी होता है, तो इसीलिए फ्लोट को थोड़ा सा बड़ा रखा गया है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो अगर मैं 16 चलाऊँगा तो क्या करेगा, उसको 16 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है,
तो हमारी डेटा की टाइप भी चेंज करता है और डेटा ने जो स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है उसको भी चेंज करने की मदद दे देता है हमें। ये बताएं, यार बात क्लियर हो रही है, कोई मसला है इसमें? ठीक है, तो आप ज़रा देखें, अगर इंटीजर 32 लिखा हुआ है तो 32 मतलब ये 32 बिट्स की बात हो रही है। ठीक है, और कितने बाइट्स बनेंगे हमारे? ये 4 बाइट्स बन जाएंगे। ठीक है, अच्छा सिमिलरली ये तो हमने देख लिया 64 बिट्स हमारी बराबर होती है किसके? 8 बाइट्स के। ठीक है, बस ये इसका थोड़ा सा आइडिया था। तो अब समझें कि अगर वो हम देखते ना कोई हमारी फाइल जो है वो 2 KB की है, ठीक है, 2 KB की अगर हमारी फाइल है तो उसमें कितने 2000 बाइट्स, 2000 बाइट्स मतलब एक बाइट में कितने एक बाइट में कितने बॉक्सेस हैं, कितने डिजिट्स हैं? 8 बिट्स हैं या 8 नंबर्स हमें देखने को मिलता है 10 की फॉर्म के अंदर। वो 2000 2 KB मतलब 2000 बाइट्स है, तो कितना बड़ा मतलब वो नंबर बना होगा, समझ रहे हैं? और फिर ये 2 सिर्फ KB है, अगर MB में जाएंगे तो कितने और ज़्यादा नंबर्स होंगे। तो जब भी बोला जाता है कि जितना बड़ा, जितनी हाई क्वालिटी इमेज होगी ना उतना ही उसका साइज़ ज़्यादा होता है। ऐसे ही है ना, उतना ही उसका साइज़ ज़्यादा होगा MBs में, या मे बी कि अगर बहुत हाई क्वालिटी से ली गई तो GBs में भी कब क्या पता इमेज का साइज़ ज़्यादा हो। तो मतलब इमेजिन कर लें कि कितने ज़्यादा वो 0-1 की उसमें लाइन लगी पड़ी होगी, कितने ज़्यादा बॉक्सेस होंगे वो। सही है, तो ये थोड़ा सा मुझे आप लोगों को आइडिया यहाँ से दिलवाना था। कोई मसला इसमें तो बताएं, रखना आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ भाई, फराज और रेहान को समझ आया? अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है? देखिए टाइप चेंज करना और हाँ, अभी आज की क्लास में बोल रहे हैं, लास्ट क्लास का बोल रहे हैं। बस अभी यही हमने देखा है, बस हमने ये ना यही देखा है कि हम बाइनरी से किस तरह, डेसिमल से बाइनरी में किस तरह आते हैं, बस ये देखा है हमने। और फिर ये बॉक्सेस वाला हमने समझा है। ठीक है, उसके अलावा ये मैंने आपको कन्वर्जन बताई है फिलहाल। ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं, कोई मसला नहीं, आगे बढ़ूँ फिर? चलें, चलें एक मरतबा जल्दी से हम इनको यूज़ कर लेते हैं सारे एट्रीब्यूट को दोबारा से, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें, मैंने लिखा एरे 1, मैंने अभी बनाई हुई, मैंने एरे 1 पे क्या लिखा? एंडिंग लिख दिया। ठीक है, क्या डेटा क्या मिलेगी मुझे इसकी वैल्यू, जल्दी से बताएं। एरे 1 को देख लें एक मरतबा, एरे 1 को देखें और अब बताएं कि एंडिंग से क्या वैल्यू मिलने वाली है मुझे, 1 या 2? हाँ भाई, और जी, एरे 1 लिखा मैंने और मैं एरे 1 की एंडिंग एट्रीब्यूट को यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे इसका आंसर? जी देखें, एंडिंग क्या बताता है? डायमेंशन बताता है, डायमेंशन बताएगा। तो एरे 1 को देखें ज़रा जल्दी से, कितनी डायमेंशन है एरे 1 के अंदर? ये बताएगा 3x3 बताएगा। नहीं, शेप नहीं, वो शेप होती है जो आप बोल रहे हैं, वो शेप होती है। डायमेंशन मतलब वो 2 होगी। स्टार्ट में 2 ब्रैकेट्स हैं, या एंड में देख लें उधर भी 2 ब्रैकेट्स है, तो मुझे क्या नंबर मिलना चाहिए यहाँ से? 2। ठीक है, अच्छा शेप, अब उस पर आते हैं जो आप बता रहे थे कि शेप का मतलब क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स। शेप का मतलब क्या होता है? रोज एंड कॉलम्स। तो मैंने लिखा एरे 1 डॉट शेप, तो क्या बताएगा? 3/4। 3,4 मतलब 3/4, 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। अच्छा नेक्स्ट क्या है हमारे पास? साइज़ है। साइज़ क्या बताता है? एरे 1 डॉट साइज, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स या डेटा पॉइंट्स। तो कितने हमारे टोटल नंबर, हमारे इस पूरी एरे में कितने नंबर्स हैं टोटल? 12, तो उसने हमें 12 दिखा दिया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आइटम साइज़। आइटम साइज़ क्या बताते हैं कि अंदर हर एलिमेंट, हर नंबर, ठीक है, या हर डेटा पॉइंट ने कितनी स्पेस, हाँ कितनी स्पेस ली हुई है, बाइट्स ली हुई है, बाइट्स से ना कितनी स्पेस ली हुई है, हमें ये बताएगा। तो जल्दी से हम देखते हैं। ये नहीं बताएगा बिल्कुल, नंबर 1 होगा, चूँकि एक मतलब इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ। आइटम साइज़ क्या बताएगा भाई? ये बाइट्स बताएगा, बाइट्स, बिट्स नहीं, बाइट्स में 64 बाइट्स नहीं है, 64 तो बिट्स था वो। ठीक है, 8 बताना चाहिए इसको। ठीक है, अच्छा हाँ एक और बात, लेट से मेरे पास ये जो एरे है ना इसमें सारे छोटे नंबर्स हैं, लेकिन लेट से इसमें एक बहुत बड़ा नंबर आ गया, बहुत बड़ा नंबर। उसको जब बाइनरी में कन्वर्ट किया गया तो वो 64 बॉक्सेस को एक्सीड कर दिया उसने, मतलब 64 बॉक्सेस में कम्प्लीटली फिल नहीं हो पा रहा वो, उसको और बॉक्सेस चाहिए। तो पाइथन क्या करेगा? उसको 64 से उठा के 128 में लेके जाएगा, फिर
64 बिट्स से उसको फिर डायरेक्ट ले जाएगा 128 बिट्स में। तो अब समझे वो सिर्फ एक नंबर है, हमारी एरे में वो सिर्फ एक नंबर है, समझ रहे हैं। लेकिन उस नंबर की वजह से उसको कितने बॉक्सेस चाहिए, वो उठा के उसको 128 बॉक्सेस में ले गया, 128 बिट्स में ले गया। तो हमने क्या कहा, उसको 16 बाइट्स बना दिया उसको। लेकिन बाकियों को भी क्या करेगा, वो 16 बाइट्स में ले जाएगा, समझ रहे हैं। तो हम नंबर को 16 बाइट हाँ, एक नंबर की वजह से बाकी सारे नंबर्स को, हालांकि उनको नीड नहीं है, लेकिन क्या करेगा, सिर्फ एक नंबर की वजह से उन बाकियों को भी कहाँ ले जाएगा, 16 बाइट्स में या 128 बिट्स में ले जाएगा। ठीक है। तो जब भी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पर बताई थी, फिक्स्ड डेटा टाइप, फिक्स साइज। अगर मैं ऊपर लेके चलूँ, करेक्टरिस्टिक हम पढ़ते थे, ये देखें, फिक्स साइज मतलब इसका साइज़ क्या होता है, फिक्स होता है। अगर उसने किसी चीज़ के लिए फिक्स कर दिया किसी साइज़ को, तो हर नंबर भले उससे वो छोटा हो, उसको स्पेस भले ना चाहिए हो, फिर भी उसके लिए वही बाइट्स को असाइन कर देगा, उतनी ही बिट्स को असाइन कर देगा जी। उसको 0 से फिल कर देगा। ये बात क्लियर हो रही है। तो इसी वजह से ये फिक्स साइज एरेज होती है इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, लास्ट कौन सा है, डी टाइप है। डी टाइप हमें क्या बताता है कि उसके अंदर जो डेटा मौजूद है, अंदर का जो नंबर मौजूद है ना, अंदर जो डेटा किस तरह का मौजूद है वो बताता है हमें, उसके बारे में बताता है। तो जल्दी से एक मरतबा देख लेते हैं हम। मैंने लिखा एरे 1 डॉट डी टाइप, तो इसने हमें बता दिया वो भाई इंटीजर है, और साथ में नंबर क्या बता रहा है, 64 बिट्स दिखा रहा है। क्लियर है ये बात। अच्छा, चेंजिंग डेटा टाइप किस तरह चेंज कर सकते हैं हम डेटा टाइप को। अभी हमने देखा कि लेट से मेरे पास वही एरे 1 मौजूद है। ठीक है। एरे 1 को मैंने बनाया था इंटीजर नंबर की मदद से, तो इसीलिए इसकी टाइप अभी इंटीजर है। लेकिन मैं इसको चाह रहा हूँ कि क्या करूँ, फ्लोट में कन्वर्ट कर दूँ। ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, एरे 1 डॉट एस टाइप और np डॉट फ्लोट लिख दूँगा। ठीक है। अब ये हमारी मर्ज़ी कि हमें उसको कितनी फ्लोट्स में रखना है, 32 में चाहे 32 में रख सकते हैं, या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उतने फ्लोट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से हम इसको 32 में रख देते हैं फ़िलहाल। ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो इसने हमारी क्या किया, एरे को फ्लोट 32 में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, लेकिन अभी सेव नहीं किया, समझिएगा। ये जो चेंज दिखा रहा है क्या है, टेम्पोरेरी चेंज है। मैंने जैसे ही इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, उसने मुझे उसका आउटपुट दिखा दिया। ये समझिएगा, जब हमें एग्जीक्यूशन पे फ़ौरन से आउटपुट दिखा दे, तो हमारी ओरिजिनल वाली जो वेरिएबल का नेम है उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा, या ओरिजिनल डेटा टाइप में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अगर मैं चाह रहा हूँ उसको चेंज लाऊँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको ओवरराइड करना पड़ेगा इस तरीके से। सही है। तो अब क्या होगा, अब ये मेरा परमानेंट चेंज आ गया है। ठीक है। अब की मर्तबा अगर मैं एरे 1 को प्रिंट करूँगा, तो क्या करेगा, ये मुझे वही चीज़ ला के दिखाएगा जो मैंने इसको राइट से उठा के इसमें सेव करवाई थी। ठीक है भाई, यहाँ तक उसामा क्लियर है, क्लियर। अच्छा, एरे ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, स्केलर ऑपरेशन। स्केलर ऑपरेशंस क्या होता है इसमें, लेट से मेरे पास एरे 1 मौजूद है, मैं एरे 1 को बोलता हूँ, एरे 1 ये मौजूद है ना। अच्छा, मैंने लिखा प्रिंट एरे 1 टाइम्स 2। क्या करो, एरे 1 को मल्टीप्लाई करवा दो 2 से। ठीक है। तो क्या करेगा, ये अंदर जाएगा, सबको बारी बारी मल्टीप्लाई करवा देगा। 2 मतलब सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखें क्या आंसर देखने को मिलेगा हमें, 2 आ गया। 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 टाइम्स 2 4। ठीक है। 2 टाइम्स 3 6। तो करते करते इससे सबको मल्टीप्लाई करवा दिया। तो हम ये बात समझिएगा, हम उस एरे के नेम पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, तो क्या हो रहा होगा, अंदर जाके हर एलिमेंट पे, हर डेटा पे वो ऑपरेशन जाके अप्लाई हो रहा होगा। ठीक है। मैंने अभी मल्टीप्लाई किया है, लेट से मैं लिखता हूँ एरे 1 को प्लस करो 2 के साथ। ठीक है। ये भी क्या करेगा, हर आइटम पे जाकर अप्लाई करवा देगा उसको। माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्या होगा, हम हर ऑपरेशन को बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है।
ये बात क्लियर हो रही है? तो हमारे जो भी ऑपरेशन हम करवा सकते हैं। अच्छा, लेट से अगर मुझे स्क्वायर करवाना है, बिल्कुल वो भी इसी तरह से काम करेगा। मैंने क्या किया, मैंने लिखा एरे 1 डबल स्टेरिस 2 कि मेरी एरे 1 में जाओ और हर आइटम को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ये सबको स्क्वायर करके ले आएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, एंड सो ऑन, जो भी स्क्वायर से उनके स्क्वायर करके ले आया। तो हर तरह का ऑपरेशन हम इस पर परफॉर्म करवा सकते हैं। सही है, कोई मसला इसमें? अच्छा, अच्छा, तो मेरे पास अभी एक एरे 1 मौजूद थी। हम एक काम करते हैं, एरे 2 बनाते हैं। एरे 1 की शेप क्या रखी थी हमने, 3/4, 3 रोज 4 कॉलम्स। हम एरे 2 बनाते हैं। मैंने लिखा np डॉट, अच्छा मुझे रैंडम नंबर्स लेकर आने, रेट से मुझे 3/4 की एरे बनानी है, लेकिन मुझे उसमें रैंडम नंबर्स लेकर आने। तो क्या करना होगा मुझे, इंपोर्ट रैंडम, इसमें डायरेक्ट काम करता है। मैं क्या लिखूँगा इसमें, np डॉट रैंडम डॉट रैंडम इंटीजर। सही है, मैं इसको बोल रहा हूँ रैंडम इंटीजर्स मेरे लिए जनरेट करो। कहाँ से, रैंडम लाइब्रेरी से, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, इसको बताना होता है, जनरेट करने के लिए रैंडम लिखना पड़ेगा। हाँ ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। मुझे कितने नंबर चाहिए टोटल, 12 नंबर चाहिए। तो मैं इसको बोलता हूँ लेट से कि तुम मुझे ला के दो, मुझे -3 से ला के दो नंबर्स को, कहाँ तक के, 20 तक। लेट से ये -3 क्या बता रहा है इसको, यहाँ से नंबर्स लाना स्टार्ट करो, 20 तक के लाओ। लेकिन कितने नंबर्स चाहिए मुझे, 12 चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, ठीक है। 3 ऑप्शंस होते हैं इसके कि कितने, कहाँ से नंबर्स लाने, कहाँ तक लाने, कितने लाने, ठीक है। मैंने 12 बोल दिया। पहले एक मरतबा इसको प्रिंट करके भी देख लेते हैं हाथ के हाथ, ताकि एक आइडिया हो जाए। तो इसने क्या किया भाई मेरे लिए, कि टोटल 12 नंबर्स निकाल के लिए आया। बिल्कुल डुप्लीकेट कर सकता है ये, ठीक है, हमने देखा भी था शायद आज क्लास में, डुप्लीकेट करके लाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर इसको मैंने बोला रीशेप भी कर दो, तो इसको रीशेप करवा लिया सेम शेप के अंदर 3,4 में, ठीक है। तो मेरी एक ये एरे बन चुकी है। सही। अब मुझे वेक्टर ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। वेक्टर का मतलब क्या है कि मैं मैं 2 एरेज को सम करवाना चाह रहा हूँ, या 2 एरेज को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या लिखता हूँ, लेट से मैंने लिखा प्रिंट एरे 1 प्लस एरे 2, कि मेरी एरे 1 और एरे 2 को क्या करो, प्लस कर दो। तो देखें क्या किया इसने, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे एरे 1 को प्रिंट किया। अब ज़रा देखें ऊपर कौन मौजूद है भाई, 12, यहाँ नीचे कौन है, 1, 12 + 1 13 आ गया, 12 और यहाँ पे 2 कितना हो गया, 14, वहाँ पे 14 और यहाँ पे 3 कितना हो गया, 17। तो इसने क्या किया, हमारी एरे पे वो डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया। इसको बोलूँगा मल्टीप्लाई करो, वो भी कर देगा ये, ठीक है। तो इसने क्या किया, हमारी इन एरेस को मल्टीप्लाई भी कर दिया, फिर नहीं करेगा ये। अच्छा देखें, ये असल में ना थोड़ा सा आपका मैट्रिक्स वाला कॉन्सेप्ट है, मैट्रिसेस पढ़े थे मैट्रिक में, हाँ। तो लेट से इसको भी समझ लें चलें। मेरे पास एक एरे है और उसकी शेप है, चलें 2/2, एक की 2/2 है और एक की 2/3 है, हाँ, एक की 2/2, एक की 2/3। तो लेट्स मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 5 7, बस। एक मेरे पास ये एरे है, या मैट्रिक्स बोल रहे हैं इसको, एक दूसरा मैट्रिक्स है और वो है 3 9 6 2 5 8 या 4, चलें 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। एक यह मैट्रिक्स है। अब ज़रा जल्दी से बताएं इनकी शेप्स क्या हैं। पहली वाले की शेप क्या है, 2/2, 2 रोज 2 ही कॉलम्स, तो यहाँ पे 2/2 आ गई। और बराबर वाली की शेप क्या है भाई, 2 रोज 3 कॉलम्स। अब याद रखें, अगर हमने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, एक रूल लगता है यहाँ पे। वो रूल क्या है कि भाई अगर आपकी पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स ये जो
ये जो 2 लिखा हुआ है किसको शो कर रहा है? कॉलम्स को शो कर रहा है। 2 कॉलम्स है ना, ये पहला वाला 2 रोज़ को, सेकंड वाला 2 कॉलम्स को, और ये वाला 2 सेकंड एरे का है लेकिन किसको शो कर रहा है? रोज़ को। तो अगर आपकी पहली एरे के कॉलम्स बराबर हों सेकंड एरे की रोज़ के, अभी जैसे हम देख रहे हैं दोनों क्या हैं? ये सेम है, तो अभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अभी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और एक और बात, जो हमें आंसर आएगा, आंसर आके एक न्यू एरे बनेगी, ये समझिएगा। आंसर जब आएगा ना, एक न्यू मैट्रिक्स बन जाएगा, एक न्यू एरे बन जाएगी, और उसकी शेप क्या होगी जी? 2D तो होगी वो, लेकिन शेप क्या होगी? कितनी रो से कितने कॉलम्स होंगे? नहीं, हाँ भाई अली, क्या होगी इसकी शेप? जब मल्टीप्लाई होगी नंबर संगे क्या मिलेगी शेप? किसी को है आइडिया? तो 2/3 हो जाएगी। कैसे? आंसर सही है, कैसे लेकिन? क्योंकि जो जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जहाँ तक ये समझ में आता है। अच्छा देखें, वो आपके सामने मौजूद है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ नंबर 2, ये हमने 2 नंबर्स को कंपेयर किया, ये बताते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है नहीं, ये हमें ये बताता है। ठीक है, अब जो रिजल्टिंग एरे मिलेगी, जो फाइनल एरे होगी सिंप्लीफिकेशन मल्टीप्लिकेशन होने के बाद सब कुछ, वो आपका यहाँ से 2, ये रो है ना भाई आपकी, ये रो और वो कॉलम कितना है? 3, तो 2/3 की एरे बनेगी। तो आंसर सही था आपका। तो अगर आपको आइडिया लगाना हो फाइनली कि आपका 2 एरे से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो किस तरह की एरे देखने को मिलेगी, तो 2/3 की होगी। अब ऐसा होता है जैसे जब हम MCQ सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो शॉर्ट ट्रिक होती है ये, आपको लेट से 2 एरेस दे दी, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी लेंदी होती है वैसे, ठीक है। आपको जैसे एक MCQ मिला और आपको MCQ में क्या गया भाई, ये आपके पास 2 एरेस हैं, लेट से 2/2 2/3 की। अब आप क्या करें, इसका आंसर बताएं, फाइनल आंसर बताएं। तो वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या बताई जाती है कि आप सबसे पहले अपने 4 ऑप्शन से देख लें, अगर कोई आपको इस शेप की 2/3 बना ना हमारी, अगर आपको उसके आंसर में कोई 2/3 की एरे देखने को मिल रही है, 2 रोज और 3 कॉलम की कोई एरे देखने को मिल रही है और एक ही है, पक्का कंफर्म है कि वही आंसर है, आपको मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक है। और अगर आपको 2 मिल रहे तो देखने को मिले, फिर आपको डेफिनेटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, तो MCQs में एक टाइम बचाने वाली एक मतलब ट्रिक है ये चीज़। तो ये रूल है, ये बात क्लियर हो रही है, ये रूल है। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी एक रूल है, हमने देखा है। लेट से आप लोग चले मुझे बताएं, ये 2 एरेस आपके सामने, क्या ये प्लस माइनस हो सकती हैं? अगर प्लस करूँ या माइनस करूँ, ये हो जाएंगी या नहीं होंगी? सोच के बताएं। प्लस माइनस, अगर मैं इन दोनों एरेस को प्लस करना चाहूँ तो क्या ये प्लस हो सकेंगी? हो जाएगी। हो जाएंगी। कैसे? जिस तरह आप ये परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए, ये वाली चीज़ ना, ये सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए है। ठीक है, वो तो इसी तरीके से सकता है उसमें क्या? एक मिनट, 5-6 सवाल जवाब एक ही साथ आ रहे हैं, पहले आप बोलें, लिया बोलें। नीचे वाले एक साथ सेम आ जाएंगे और ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। नहीं, ये नहीं है। आप बताएं उसामा। ये हुआ अभी होगा नहीं होगा? शुरू के 2 जो है ना सर, शुरू के 2 दूसरे वाले के 2 जो है वो सम हो जाएंगे, बाकी तीसरा वाला वही ऐसा नहीं होता ना। ये एक नहीं जब भी ऑपरेशन होता है ना, जब भी कोई काम होता है, वो हर किसी के साथ होता है। अभी आपने देखा, जिसमें मैंने मल्टीप्लाई किया ना 2 को, कहाँ गया? ये हमने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया था, प्लस किया था, वो हर नंबर के साथ जाके ऑपरेशन हो रहा है। तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे ही होगा। ये 1 के साथ प्लस होगा 3 के साथ, 5 के साथ प्लस होगा 6 के साथ, लेकिन ये बोलेगा भाई मुझे, मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों निकाल लो? सही है। 5 बेचारा 5 और 4 वाले नंबर्स या कॉलम्स रह जाएंगे, तो इसीलिए इनका एडिशन पॉसिबल नहीं है, ना ये ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो रूल है ना, ये सिर्फ मल्टीप्लाई वाला रूल है। ये बात क्लियर हो रही है भाई? जल्दी से बताएं। अच्छा, अब कौन सी एरेस प्लस हो सकती हैं, कौन सी नहीं हो सकती, ये पूरा एक बहुत डिटेल रूल है। इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? ब्रॉडकास्टिंग। इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीक में, ब्रॉडकास्टिंग नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको अच्छे से आइडिया होगा। सही है। फिलहाल ये मल्टीप्लिकेशन का रूल पूछा था हर महीने, मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ूँ? अच्छा भाई, रिलेशनल ऑपरेटर्स हम इनका भी यूज़ कर सकते हैं।
रिलेशनल ऑपरेटर्स हमने पहले पाइथन में पढ़े थे, सिंपल सिंपल से होते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, ठीक है, सिर्फ लेस देन या ग्रेटर देन। अब लेट्स से मेरी एरे 1 है, एरे 1 के अंदर ये कुछ नंबर्स मौजूद हैं। अच्छा, एरे 1 मेरे पास एक लाइन से चल रही है, मैं एरे 2 को रखता हूँ, एरे 2 में रैंडम नंबर्स ना मेरे पास। अब देखिए ये रैंडम नंबर्स आ गए, मैं बोलता हूँ एरे 2 ग्रेटर देन 4। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे बताओ सॉरी, मुझे बताओ कि मेरे पास एरे 2 में कहाँ कहाँ 4 से बड़े नंबर्स मौजूद है। ये मतलब बन रहा है, एरे 2 ग्रेटर देन 4 मतलब बताओ कि एरे 2 में कहाँ कहाँ 4 से बड़े नंबर्स मौजूद हैं, बड़ा डेटा मौजूद है। एग्जीक्यूट किया तो क्या कर रहा है, ये ट्रू ला रहा है, मतलब यहाँ पे बड़ा नंबर मौजूद है। देखें 12 आपका क्या है, 4 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। फिर यहाँ पे भी क्या आपका 4 से बड़ा है। लेकिन अगर हम इसको देखें -2, ये तो 4 से छोटा है, तो क्या दिखा रहा है मुझे, फॉल्स दिखा रहा है। अच्छा, ये 8 बड़ा है, ट्रू दिखा रहा है। समझ रहे हैं? तो रिलेशनल ऑपरेटर्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है कि हमें बूलियन में आंसर मिलेगा। किस में आंसर मिलेगा, बूलियन में आंसर मिलेगा। इसको बूलियन इंडेक्सिंग भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, बूलियन इंडेक्सिंग, कि हम बूलियन वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, एरे से क्या कर रहे हैं, बूलियन वैल्यूज़ को निकाल रहे हैं। अच्छा, इसका अभी थोड़ी सी देर में आगे जाके ना आपको इसका पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़। ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं उसको क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मास्किंग के लाता है वो कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ के देखते हैं। अच्छा, मैंने लेट से लिखा एरे 2 लेस देन और इक्वल्स टू 0। क्या हो, एरे 2 में वो नंबर्स बताओ जो 0 के बराबर या उससे छोटे हों। ठीक है, तो ज़रा देखें, एग्जीक्यूट किया, सबको फॉल्स ले आएगा, लेकिन -2 जो है ना वो छोटा नंबर था, उस पर मुझे ट्रू ला देगा। समझ रहे हैं? अच्छा, मैं बोलता हूँ अगर इसको एरे 2 सॉरी एरे 2 नॉट इक्वल्स टू क्या, 12, मतलब वो नंबर्स लाओ, एरे 2 में से वो नंबर्स लाओ जो 12 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो एग्जीक्यूट किया, क्या दिखा रहा है, ये देखें, ऊपर 12 क्या था, ये दो 12 से और इसको फॉल्स दिखा दिया। मैंने क्या बोला था इसको समझिएगा, थोड़ा सा ये अपोजिट सेंस में चलता है। मतलब वो नंबर्स के बारे में बताओ जो 12 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो भाई ये तो 12 था, फॉल्स दे दिया, ये भी 12 था, फॉल्स दे दिया। हाँ, यहाँ पर इसको नंबर कुछ भी मिला, 12 नहीं मिलना चाहिए, 12 के बराबर कुछ भी मिले, छोटे से छोटा नंबर मिले, बड़े से बड़ा नंबर मिले, 12 के बराबर नहीं है वो, तो क्या दिखाएगा हमें, 2 दिखाएगा। तो बाकी हमें हर जगह 2 देखने को मिलेगा, सिर्फ जहाँ पे 12 आएगा ना वहीं पर हमें ये फॉल्स दिखा रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, स्कोर देखते हैं कि हम किस तरीके से इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, एरे फंक्शंस हमारे पास ये आ गए। चलें, फंक्शंस हमने देखे हैं, फंक्शंस मैक्स हमने पढ़ा हुआ है। फंक्शन क्या करता है भाई, बड़ा नंबर बताएगा। मिनिमम क्या करता है, छोटा नंबर बताएगा। सम कर देगा सबका। प्रोडक्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देगा। तो ज़रा जल्दी से देखते हैं। अच्छा देखें, ये हम पढ़ रहे हैं नमपाई के अंदर फंक्शंस। ये फंक्शंस कहाँ पे, नमपाई के अंदर। नमपाई के अंदर अगर मैं फंक्शंस बोल रहा हूँ ना, तो आपने माइंड में ये रखना है कि हम उसको NP डॉट करके कॉल करेंगे हमेशा। NP लिखेंगे लाजमी पहले, और फिर डॉट करके उस फंक्शन का नाम लिखेंगे। बिल्कुल, हम इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे मैक्स वाला। क्यों, चूँकि अगर सिंपल मैक्स लिखा तो पाइथन वाले मैक्स को वो समझ रहा होगा। सही है, तो इसीलिए हम पाइथन वाला मैक्स यूज़ नहीं करेंगे, नमपाई वाला मैक्स फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा NP डॉट मैक्स, ठीक है, और मैंने इसको लिख दिया एरे 2। एरे 2 में इसलिए लिख रहा हूँ चूँकि एरे 2 में रेंडम नंबर्स है मेरे पास। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो क्या मिला मुझे, 18 मिला। ठीक है, एरे 2 में क्या मिला, 18। अगर हम एरे 2 को ज़रा देखें एक मरतबा, यहाँ पे क्या मैक्सिमम नंबर है, 18 ही है। सही है, अगर मैं एरे 1 पे अप्लाई करूँगा तो क्या बताएगा, 12 बता देगा, क्योंकि एरे 1 में 1 से 12 तक के नंबर्स हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा मिनिमम चला लेते जल्दी से, NP डॉट मिनिमम। ठीक है, तो क्या होगा, एरे 2 दे दी मैंने इसको, माइनस का 2 लिया आएगा। बिल्कुल यही छोटा, सबसे छोटा नंबर है। तो अगर एरे 1 पे चलाया होता तो क्या करता, 1 बता देता। अच्छा, फिर क्या हमारे पास सम और प्रोडक्ट। मुझे क्या करना है, लेट से सम करवाना है। जितने भी नंबर्स मौजूद है ना
एरे 1 में या एरे 2 के अंदर सबको सम करवाना है। तो लेट से मैंने एरे 1 को बोल दिया सम करके लाओ, तो क्या बता रहा है ये 78.0, मतलब 78 इसका सम बनेगा। 1 से 12 तक के नंबर का सम किसके बराबर है? 78 के बराबर है। और अगर मैंने लिखा होता एरे 2, ठीक है, तो क्या दिखा रहा है ये 144। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारी एरे 2 के अंदर ये 2 किसका है? माइनस का। तो इस मैसेज से -2 ऑलरेडी हमें माइनस करके दिया हुआ है, मतलब ऐसे नंबर क्या होगा, ओरिजिनली ये 146 बना होगा। ये क्या बना हुआ नंबर? 146 बना हुआ, लेकिन 2 इसमें से क्या हुआ? माइनस हुआ, तो 144 बचा, तो समय वो ला के दे दिया। मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ, प्रॉपर कैलकुलेशन करके लाएगा ये। माइनस मिलेगा तो इसको पता है मुझे माइनस करना है, समझ रहे हैं? इसको पता है माइनस करके लाना है, तो माइनस करके हमें नंबर ला के दे रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये पहले भी हमने बात की थी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें कितनी भी डीप लेवल की करवानी हो, ये सब चीज़ों को कर सकता है नंपाई वाली लाइब्रेरी, ठीक है। खुद से चीज़ों को क्या करेगा? हैंडल कर रहा होगा ये। जी सर, एक दफ़ा प्लॉट मिला और एक दफ़ा डिवीजन मिला। एक मरतबा प्लॉट मिला और एक दफ़ा पर आपने किया तो प्लॉट मिला। देखें, असल में ना हमने एरे 1 को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया था। एरे 2 हमारी क्या है? इंटीजर ही है। देख लेते हैं एक मरतबा। फिर भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरे 1 को प्रिंट करते हैं, ठीक है, आ गई फ्लोट। और अगर एरे 2 को हम लेकर आए तो हमने रैंडम इंटीजर लिखा था उसको, तो इसलिए ये इंटीजर है, सही है। अच्छा, लास्ट देखते हैं हम np डॉट प्रोडक्ट को सिर्फ प्रोड लिखते हैं। प्रोडक्ट को सिर्फ क्या लिखते हैं? प्रोड। शॉर्टकट में इसको प्रोड लिखते हैं। और मैंने बोला एरे 1 लिख दिया। अब पता है क्या करेगा ये हमें ये नंबर ला के दे रहा है। अब क्या हो रहा है ये असल में उसने, अगर चले मैं आपको एरे 1 दिखाता हूँ पहले। ये मेरी एरे 1 है, ठीक है। इसने 2 को मल्टीप्लाई किया किससे? 1 से। कितना आ गया? 2 हो गया। अच्छा, फिर 2 किससे मल्टीप्लाई हुआ? 3 से। कितना हो गया? 6 हो गया। अच्छा, फिर 6 मल्टीप्लाई हुआ किससे? 4 से। कितना हो गया? 24। 24 मल्टीप्लाई हुआ इस 5 से, जो आंसर आया, फिर मल्टीप्लाई हुआ 6 से, जो आंसर आया, फिर मल्टीप्लाई हुआ 7 से। तो करते करते जब ये 12 तक पहुंचा तो नंबर बहुत बड़ा हो गया, तो वो आंसर ये है, समझ रहे हैं? तो हर नंबर को क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई करता चला जा रहा है। 2 नंबर मल्टीप्लाई किया, आंसर आया, फिर अगले वाले नंबर को मल्टीप्लाई करवाया, फिर आंसर आया, फिर अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, समझ रहे हैं? तो ये आपका इस तरह से प्रोडक्ट वाला काम कर रहा है। कोई मसला इसमें? अच्छा, ये सिंपल ऑपरेशन चल रहे थे हमारे, फंक्शन हमने देख लिए, लेकिन इससे ऊपर की अब एक और चीज़ आती है। वो क्या है? लेट से कि हमने ना क्या करवाना है, पहले एरे 2 लिखता हूँ मैं। एरे 2 लिखा। अच्छा भाई ज़रा देखें, एरे 2 ये मौजूद है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ मैं रो या कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊँ, ठीक है अली? रो या कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊँ। क्या मतलब इसका? समझते हैं इसको कि ये मेरी रो है, ये मेरी क्या है? रो है। मुझे इस रो का मैक्सिमम नंबर निकालना है, मुझे इस रो से मैक्सिमम नंबर निकालना है। अच्छा, फिर मेरी सेकंड रो है, उसका मुझे क्या निकालना है? उसका मैक्सिमम नंबर निकालना है, ठीक है। अच्छा, फिर मेरे पास क्या है? ये एक और रो है, इसका भी मैंने मैक्सिमम नंबर निकालना है। मतलब मैं चाह रहा हूँ मुझे रो में मूव करे ये सॉरी, रो में मूव करे, ठीक है। और जहाँ मैक्सिमम नंबर मिले ना इसको, मुझे उस रो से वो नंबर निकाल के दिखाए, या हर रो का अलग नंबर निकाल के दिखाए। मेरी बात समझ रहे हैं? एक रिक्वायरमेंट। या दूसरी रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि भाई वो कॉलम वाइज चले, इस तरीके से चले, कॉलम वाइज चले, उसको जो मैक्सिमम नंबर मिले मुझे वो लाकर दिखाए, फिर सेकंड कॉलम में आए, यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर मिले मुझे वो लाकर दिखाए, और फिर थर्ड कॉलम में भी ये काम करे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि भाई अब हम ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन किस तरह? रो वाइज या कॉलम वाइज। अभी तक जो हमारा मैक्सिमम मिनिमम सम वाला जो क्या बोलना चाहिए, सम वाला जो ऑपरेशन चल रहा था वो पूरी एरे पे चल रहा था, पूरी एरे पे काम कर रही थी वो चीज़, सही है। मैं पूरी एरे पे नहीं करना चाह रहा, मैं रो वाइज या कॉलम वाइज करना चाह रहा हूँ। तो ये फंक्शनैलिटी नंपाई में मौजूद है हमारे पास। और हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें एक और सॉरी, हमें एक और पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू 0। अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 लिख लें तो क्या हो रहा है? कॉलम वाइज ऑपरेशन करो। अगर x इज इक्वल्स टू 1 लिख रहे हैं तो क्या करो? रो वाइज ऑपरेशन करो। एक मिनट बाद देख के इसको फिर समझते हैं। तो लेट से मैं एरे 1 लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एरे 1 में हमारे पास ये चीज़ मौजूद है। मैंने क्या किया? मैंने लिखा
np डॉट मैक्स, ठीक है, वही फंक्शन मैंने यूज़ किया। मैं चाह रहा हूँ मैं मैक्सिमम निकालूँ इनका, लेकिन पूरी एरे का नहीं निकालूँ, या तो रो वाइज निकालूँ या कॉलम वाइज निकालूँ। तो मैंने यहाँ पे इसको एरे 1 का नाम दिया, एरे 1, और कॉमन आगे मैंने लिखा एक्सिस, ठीक है। एक्सिस मुझे ऑप्शन दे रहा है, मैंने लिख दिया 0। ज़रा इसका आउटपुट देखें पहले, क्या दिखा रहा है भाई, 9, 10, 11, 12। अब समझिएगा ज़रा, हमने क्या लिखा, 0। 0 किस तरह जाएगा, कॉलम में मूव करेगा, मतलब वो कॉलम में आ गया। कॉलम के सारे नंबर देखें, बड़ा नंबर से क्या मिला, पहले कॉलम के अंदर 9 ले आया उठा के। सेकंड कॉलम में गया, बड़ा नंबर क्या मिला इसको, 10 उठा के ले आया, ठीक है। 11 उठा लिया और 12 उठा लिया। अच्छा, अभी नंबर सेम थे, तो ऐसा लग रहा होगा कि सिर्फ एंड की रो से उठा रहा है, नहीं, सिर्फ एंड की रो से नहीं उठा रहा। अगर मैं इसको लेट से एरो 2 पे चलाता हूँ, मैं चले, अच्छा इसको कॉपी करता हूँ, ये हमारी एरे 2 है, और हमने इसको बोला कि हमारा ये काम करो एरे 2 पे। तो देखें क्या किया इसने, 14 उठाया, 14 इसको यहाँ मिल गया बड़ा नंबर। सेकंड रो में उसको 18 नीचे से मिला, 18 ले आया, फिर उसको 18 कहाँ से मिला, नीचे से मिला, और 16 ऊपर से मिला। मेरी बात समझ रहे हैं, हमने ये ऑपरेशन किया किस तरह, कॉलम वाइज ऑपरेशन किया, सही है। अब अगर यही चीज़ मुझे रो वाइज करवानी है, तो एक्सिस को क्या कर दूंगा मैं, 1 कर दूंगा बस। तो क्या आया भाई, ये देखें, इस रो में गया, इस रो में गया, क्या नंबर मिला इसको, वाली 16 ले आया। इस रो में गया, क्या नंबर मिला इसको, 14 ना, 14 ले आया। फिर इस रो में गया, बड़ा नंबर इसको 18 मिला, 18 लेकर आ गया। तो समझ रहे हैं, अगर हमें रो वाइज या कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करवाना हो, हम एक्सिस का यूज़ करते हुए ये काम करवा सकते हैं। चलिए अब एक काम करते हैं, हम मिनिमम को भी इस तरह यूज़ कर सकते हैं, और सम को भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्ट को भी कर सकते हैं। हम सम और प्रोडक्ट को देखते हैं ज़रा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैंने लिखा लेट से, पहले एरे 1 को प्रिंट करता हूँ, यहाँ देखें यार हरमैन बातें नहीं करें, एरे 1 लिखी, ठीक है। मैंने लिखा np डॉट सम, np डॉट सम, और मैंने इसको लिखा एरे 1। क्या करो, सम करो मेरी एरे 1 का, लेकिन पूरी एरे को सम नहीं करो, क्या करो, एक्सिस इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्सिस इक्वल्स टू 0 मैंने पास कर दिया, आउटपुट दिया, तो क्या देखने को मिल रहा है भाई, रो कॉलम वाइज इसने क्या किया देखें समझें, 1 + 5 कितना हुआ, 6, 6 + 9 15 आ गया। कॉलम में सम कर दिया उसने, कॉलम वाले को सम करके उठा लिया। अगला कॉलम का सम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 उठा लिया, फिर 21 उठा लिया, समझ रहे हैं। तो इसने 0 लिखने की वजह से कॉलम पर ऑपरेशन परफॉर्म किया, और उनका सम किया, एक नंबर ला के दे दिया। अगले कॉलम का सम किया, एक नंबर ला के दे दिया। ये क्लियर हो रही है बात। सिमिलरली अगर मैंने इसको चलाया किस तरीके से, 1 करके, तो आउटपुट बताएंगे क्या मिलने वाला है मुझे, जल्दी से। पहले में सम हो रहा है, एरे 1 पे सम, टेन आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, 26 आ जाएगा, और 52 या 42 आएगा, खैर देखते हैं, ठीक है। तो 24 है, अच्छा 0 लिख दिया, सॉरी, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है, थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको। 0 लिखने का मतलब कॉलम पे जाके ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, कॉलम में घुस जाएगा, और फिर उस पर जो भी ऑपरेशन हमने बोला हुआ वहाँ जाके ऑपरेशन करेगा, आंसर ला देगा। तो अगर हमने 0 एक्सिस को 1 लिखा हुआ है, तो रो में मूव करेगा और आंसर को हमें ला कर दे देगा। क्लियर है, ये बहुत पावरफुल फीचर है इसका, नम पाएगा। चलें, मीन मीडियन मोड,
सही है। मीन मीडियन मोड क्या होता है? मीन जल्दी से बताएं। एवरेज आप क्या बोल रहे हैं? हाँ तो मीन बेसिकली इसका मतलब के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, वो इंग्लिश के हिसाब से होता है। मीन सेल्फिश के सेंस में। हाँ ठीक है। अच्छा देखें, हमारे पास ना एक छोटी सी थ्योरी बता रहा हूँ आपको। एक टॉपिक होता है, कहलाता है ये, वैसे इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में आगे जाके, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखें, एक होता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी, एक टॉपिक का नाम है, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। स्पेलिंग पत्नी सही है गलत है खैर देख लीजिएगा। सेंट्रल टेंडेंसी, अच्छा टेंडेंसी की सही है, बस सही है बाकी तो। अच्छा देखें, तो हमारे पास ना सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये होता है कि हमारा डेटा है, लेट से, ठीक है, लेट से अगर आप लोग ही हैं, आप लोग की मैंने एज निकाली, ठीक है, मतलब सबसे एज मैंने मालूम करी और एक जगह नोट डाउन कर ली। मुझे पता चला कि जब सबसे मिनिमम एज है ना वो लेट से 60 है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 16 एज है, और जो सबसे मैक्सिमम है जो लेट से 35 आ रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमारा डेटा सॉरी 16 से लेके 35 तक की एज तक के लोगों के लिए मतलब मौजूद है। मतलब यहाँ पे क्लास में जो लोग मौजूद हैं 16 से 35 तक की एज के लोग मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे उनका सेंट्रल पॉइंट निकालना है। मतलब मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस पूरी चीज़ का मतलब जैसे 16 से 35 तक के जो लोग हैं इनमें सेंट्रल एज वाला बंदा क्या होगा, मतलब ऐसा बंदा जिसकी सेंटर में एज लाई कर रही हो, सेंटर में किसके, इस डेटा के सेंटर में, ठीक है। तो इसके डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है हमारा क्या, मीन, एक का नाम क्या है मीन, जिसको एवरेज भी बोल रहे होते हैं हम, और एक दूसरी चीज़ होती है मीडियन, ठीक है। हाँ मिडिल वैल्यू, इन दो की मदद से हम क्या करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करते हैं कि हमारा सेंटर पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, एवरेज किस तरह निकलता है आपको मालूम है कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स की एज है उन सबको सम करो, डिवाइड कर दो उनके काउंट से कि कितने लोग थे वो, ठीक है। तो जो नंबर मिलेगा वो क्या बताएगा, बताएगा मेरा पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, मतलब जो सेंट्रल वाला बंदा होगा ना तो वो इस एज का होगा। लेट से 16 और 35 का ना हमने, तो तकरीबन हमारा 19 बन रहा है। अगर डिफरेंस लें कितना बनेगा, 16 + 16 32 हो जाएगा, और 3 और मतलब 19 हो गया, टोटल 19 हो गया। डिफरेंस निकाल के बता रहा हूँ, डिफरेंस कितना बन रहा है, 19 ईयर्स का बन रहा है। मिनिमम जो 16 एज से स्टार्ट हो रही है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है, 35 तक जा रही है। तो डिफरेंस निकाले 19 ईयर्स का तकरीबन हमारी क्लास के अंदर और डिफरेंस मौजूद है एज का, सबसे मैक्सिमम वाली से सबसे मिनिमम वाली का, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स मीन तो ऐसे नहीं निकलता, मीन को हमें सम करना पड़ेगा सबकी एज को और डिवाइड करेंगे टोटल काउंट से, तो हमें खैर एक नंबर मिलेगा। उस नंबर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक मिडिल एज को या एक जो सेंट्रल एज है ना उसका आइडिया कर सकते हैं कि यार सेंट्रल एज वाली बंदा ना इसकी ये एज होगी। और मीडियन भी क्या होता है, तकरीबन इसी तरह का कुछ सिमिलर होता है, ठीक है। मीडियन में क्या होता है, हमें वो मिडिल पॉइंट बता रहा होता है कि मिडिल पॉइंट हमारा कहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। लेकिन मसला ये होता है कि जो मीन होता है ना, जो जब हम एवरेज निकालते हैं, अगर हमारे डेटा में एक आउटलायर आ गया, आउटलायर क्या होता है आप समझें, लेट से कि कोई बंदा आया, ठीक है, कोई भी एक रैंडम बंदा और कोई बूढ़ा सा बंदा आ गया हमारी क्लास में, ठीक है, और वो क्लास ले रहे हैं, लेट से उनकी एज है 70+ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इसको ज़रा इमेजिन करें, 16 से 35 तक मेरे क्या हैं एज के लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन एक 70+ वाला बंदा आ गया, तो वो पॉइंट कहाँ जाएगा, बहुत ज़्यादा आउट चला गया ना हमारी रेंज से, ठीक है। तो सिर्फ इस एक पॉइंट की वजह से ना हमारे डेटा का मीन गलत निकलेगा। इसको मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा आगे जाके, ये आपको क्लियर होगा। अभी बस थ्योरेटिकली समझें इसको। तो एक पॉइंट की वजह से जो हमारी रेंज से बाहर लाई कर रहा है, और बाहर भी बहुत लाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा लाई कर रहा है, लेकिन हमारा मैक्सिमम एज कितनी गई, 35 ना, मैं बोल रहा हूँ 20+ की एज का बंदा आ गया, मतलब 35 फर्दर, ठीक है, मतलब 35 डबल एज हो गई तकरीबन हमारी, डबल एज से भी ज़्यादा का बंदा हमारी क्लास में आगे बढ़ गया। तो मीन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मीन ना इसकी वजह से गलत निकलेगा, ठीक है। तो हम जब भी डेटा को देख रहे होते हैं ना, हम देखते हैं हमारे डेटा में आउटलायर्स तो मौजूद नहीं है, ठीक है। जैसे इसकी अच्छी एग्जाम्पल कि भाई हमें पता है कि कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी सैलरी प्रोवाइड करती है,
अब डेटा जैसे हमने उठाया, कोई डेटा उठाया, उसमें हमें सैलरीज का डेटा मिल रहा है और हमें पता चला है कंपनी ना सैलरी हाँ लेट से 1 से 5 के दरमियान देती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, मिनिमम 1 लाख है और उसकी मैक्सिमम 5 लाख तक गई है। लेकिन अगर हमें कहीं पे देखने को मिल रहा है 50 लाख, आप इमेजिन करें कहाँ 5 लाख कहाँ 50 लाख, कितना आगे चला गया पॉइंट, कितने टाइम्स आगे चला गया। तो सिर्फ इस एक पॉइंट की वजह से ना, इसको आउटलायर बोलेंगे पहली बात, और सिर्फ एक पॉइंट की वजह से ना अगर हम मीन निकालने जाएँ तो क्या होगा, हमारा डेटा बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम डेटा का मीन और एवरेज निकालते तो हैं, डेटा साइंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको इतना कहीं यूज़ नहीं करते। हम ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, मीडियन का यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं, इसका भी बहुत बड़ी एक मतलब साइकी है, कॉन्सेप्ट है, डिटेल में उसको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके। बस ये समझ लें कि मीन अगर आउटलायर आ गया तो गलत डेटा या गलत वैल्यू देता है, इसकी वजह से हम मीडियन का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। खैर, तो अभी हम यहाँ पे कुछ मीन और मीडियन से रिलेटेड कैलकुलेशन करने लगे, ठीक है। तो ज़रा जल्दी से देखें, अगर मैं लिखता हूँ np.mean और मैंने लिख दिया एरे 1, क्या करेगा, उसका मीन निकालेगा और हमें उसका एक वैल्यू बता देगा, ठीक है। लेट से एग्जीक्यूट किया, 6.5 आ गई, ठीक है। 12th है ना, 1 से लेकर 12 तक के नंबर से, तो 6.5 उसकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अगेन ये पूरी एरे पे ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है सॉरी। लेकिन अगर मुझे रो या कॉलमाइज करवाना हो, करवा सकता हूँ ना मैं, क्या करूँगा, मैं जस्ट आके इसके अंदर एक्सिस पास कर दूँगा, ठीक है। मैंने अंदर गया, यहाँ पे कोमा लगाया, एक्सिस लिखा, एक्सिस इक्वल्स टू 0 लिखा, ठीक है। तो अब क्या करेगा, अब मैं मुझे ये कॉलम वाइज मीन ला दे रहा है, ठीक है। एक नज़र इसको जल्दी से देख लें, एरे 1 मेरे पास ये है, इनको सम करें, 1 + 5 6, 6 + 9 15, 15 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया, 5 ले आया, ठीक है। सिमिलरली 2 + 6 8, 8 + 10 18 हो गया, 18 डिवाइड बाई 3 6 ले आया। तो कॉलम वाइज ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है हमारा ये, ठीक है। लेकिन अगर हमें निकालना हो रो वाइज, तो क्या करना होगा, जस्ट 0 को 1 कर देंगे, अब रो पे चल जाएगा। तो समझ रहे हैं, हम ऑपरेशन पूरी एरे पे भी चला सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई रिक्वायरमेंट हो कि यार रो या कॉलम वाइज काम करना है, तो एक्सिस की मदद से वो वाला काम भी करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मीडियन देख लेते हैं, मीडियन क्या निकलता है इसका, np.median और एरे 1 दे दी, तो वो 6.5 भी दिखा रहा है। अभी देख रहे हैं हमारा मीन भी क्या निकला था, 6.5, मीडियन भी क्या निकला, 6.5 निकला। क्यों, क्योंकि हमारा डेटा में आउटलायर मौजूद नहीं है, ठीक है। अगर आउटलायर मौजूद होता तो मीन ना ऐसा भागता आगे की तरफ, सेंट्रल से, वो जो सेंट्रल टेंडेंसी है ना, उसकी सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ से वो बहुत आगे चला जाता। जबकि मीडियन क्या करता है, फिर भी हमें वो सेंटर के करीब करीब ही आंसर दे रहा होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको, एक पूरा ये कॉन्सेप्ट है पांडास के अंदर, वहाँ इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल ये थ्योरी आपको बता दी मैंने, इसको माइंड में रखिएगा, सही है भाई। ये मीडियन हो गया। अच्छा, अगेन मैं मीडियन में भी क्या कर सकता हूँ, रो वाइज या कॉलम वाइज निकलवा सकता हूँ, आप लोग निकाल लीजिएगा एक्सिस का यूज़ करके। एक और चीज़ है यहाँ पे, क्या मोड है। अच्छा भाई, मोड निकालने का कोई डायरेक्ट मेथड मौजूद नहीं है, नमपाई में नहीं है, ठीक है। हालांकि होना चाहिए था, पता नहीं अब क्यों नहीं रखा इन्होंने। मोड निकालने का डायरेक्ट मेथड मौजूद नहीं है, ये मसला है ज़रा। अब इसको अगर निकालना है ना, थोड़ा सा हमें लंबा काम करना पड़ता है इसके लिए। और लंबा काम क्या है, हमें काम करते हैं मैं यहाँ पे ना आपको बताता हूँ, मैंने एक np.unique का फंक्शन यूज़ किया। यूनिक नाम से क्या लग रहा है कि यूनिक पॉइंट लेकर आएगा, यूनिक डेटा लेकर आएगा, और मैंने इसमें एरे 2 निकाल ली। एरे 2 का यूज़ कर रहा हूँ मैंने एरे 2 दे दी। तो इसने क्या किया, मेरे पूरी एरे में जो यूनिक नंबर्स हैं ना, जो 1 टाइम्स आए उनको निकाल के ले आया, और जो रिपीटेड हुआ उनको सिर्फ 1 टाइम ले आया। जो 1 टाइम उनको तो एक ही मरतबा लाया, लेकिन जो रिपीटेड है बहुत सारी मरतबा आए हुए, जैसे 12 3 से 4 मरतबा आया था शायद, उसको भी एक मरतबा ले आया। तो क्या करा इसने, हर डेटा को यूनिक टाइम्स एक टाइम्स आगे दिखा दिया हमें। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। अच्छा, एक बात और समझिएगा, यूनिक का जो फंक्शन है ना, इसमें एक पैरामीटर होता है रिटर्न काउंट्स का। रिटर्न काउंट्स का भी होता है कि हमें बताओ कि कितनी कोई नंबर कितनी मरतबा आया है। लेट्स मैं बता दूँ, मैंने इसको यूज़ किया, मैंने इसको ट्रू बोल दिया। क्या करो,
काउंट्स भी बताओ। अच्छा मुझे दो वैल्यूज़ मिलेंगी यहाँ से, एक तो क्या मिलेगा, यूनिक नंबर्स मिलेंगे, और वो यूनिक नंबर्स कितनी मरतबा मेरी एरे में आए ये उनको भी काउंट करके बता रहा होगा। ये बात क्लियर हो रही है? तो मैं गया, मैंने यहाँ पे लिखा डेटा लिख दिया और कोमा करके मैंने लिख दिया काउंट्स, कि मुझे काउंट्स बताएगा ये। एग्जीक्यूट किया, हम क्या करते हैं डेटा को प्रिंट करते हैं और काउंट्स को प्रिंट करते हैं। चलिए मैं ज़रा देखें, मेरा -2 कितनी मरतबा आया भाई, 1 टाइम आया। ये मेरा एक्चुअल डेटा है जो यूनिक टाइम्स आया है, मतलब यूनिक डेटा निकाल के दिखा दिया उसने, सॉरी ठीक है। अच्छा 8 कितनी मरतबा आया, 1। 10 भी कितनी मरतबा आया, 1। लेकिन 12 कितनी मरतबा आया मेरे पास, 4 टाइम्स आया है, ठीक है। और 14 कितनी मरतबा, 2। 16 कितनी टाइम्स, 1। और 18 कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स। तो काउंट्स भी दिखा रहा है मुझे ये। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो मेरा मोड क्या है यहाँ पर, मोड क्या होता है, जो मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है, जो बहुत ज़्यादा मरतबा हमारे डेटा में आया हुआ है, वो क्या है, 4 है। 4 तो देखें, 4 तो काउंट है, वो नंबर किसके अगेंस्ट आ रहा है, 12 के अगेंस्ट आ रहा है। 12 वो नंबर है जो 4 टाइम्स आया है हमारी एरे के अंदर, तो इसीलिए हमारा मोड क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। यहाँ तक मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा अब एक काम करते हैं, ये तो मैंने आपको मतलब मैनुअली समझाया, अब मुझे कोड लिखना है कि मुझे क्या मिले, मोड मिले। तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास ना एक फंक्शन होता है np डॉट आर्ग्यूमेंट मैक्स। आर्ग्यूमेंट मैक्स क्या करता है, इसको समझिएगा यार। आर्ग्यूमेंट मैक्स हमारा फंक्शन है, ये क्या करता है कि जब भी हम इसको कोई डेटा देंगे ना, जब भी हम इसको कोई एरे देंगे तो हमारी एरे में जाएगा, मैक्सिमम नंबर जो मिलेगा ना उसको, उसका इंडेक्स बताएगा हमें। क्या करेगा, उसका इंडेक्स बताएगा। समझे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? जो हमें मैक्सिमम नंबर मिलेगा ना उसका क्या बताएगा, इंडेक्स बताएगा। ये लेट्स से आप लोग मुझे बताएं, ये मेरी कौन सी एरे है। अच्छा ये दिखने में लिस्ट है लेकिन है ये एरे, दिख लिस्ट भी है, ये है क्या, एरे है ये, ठीक है, लिस्ट नहीं है, सिर्फ दिखने में लग रही है। तो मैं लेट्स से मेरे पास ये 4 आया ना, मैं चाह रहा हूँ इस 4 का इंडेक्स निकालूँ, ठीक है। तो ज़रा खुद बताएं इसका इंडेक्स क्या बनेगा, मेरे पास 3 बनेगा। और इस पूरी एरे का नाम क्या रखा हुआ है मैंने, काउंट्स। क्या नाम रखा हुआ है, काउंट्स। मैंने काउंट्स को कॉपी किया, मैंने इसको यहाँ पे दे दिया, ठीक है, कि क्या करो, मेरी काउंट्स की एरे में जाओ, जो सबसे बड़ा नंबर मिल रहा है उसका इंडेक्स ला के बताओ। एग्जीक्यूट किया तो क्या ला रहा है भाई, 3 लाया। अंदर वाले नंबर को देखें, 64 छोड़ दें फिलहाल, वैसे आप समझ चुके हैं इस चीज़ को, लेकिन 3 आया। 3 क्या है, इंडेक्स बता रहा है ये कि हमारा उस एरे में सबसे बड़ा नंबर 3rd इंडेक्स पे मौजूद है। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? अच्छा मैंने इस एरे की मदद से इंडेक्स निकाल लिया भाई। क्या इंडेक्स मिला, 3। और क्यों मिला, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यहाँ मौजूद है। अगर वो कहीं आखिर में मौजूद होता तो क्या करता, उसी के हिसाब से नंबर ला के देता। अब ज़रा मुझे बताएं, अगर मैं इस एरे में जाके 3rd इंडेक्स से नंबर उठाता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, ज़रा सोच के बताएं जल्दी से। अगर मैं इस एरे में जाकर 3rd इंडेक्स से नंबर उठाता हूँ तो कौन सा नंबर मिलना चाहिए मुझे, 12 मिलेगा। तो मुझे मेरा मोड मिल गया। मेरी बात समझ रहे, मोड निकालना था ना भाई हमने, तो हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा लंबे तरीके से हमने किया, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन मौजूद नहीं है, एक सिंगल लाइन फंक्शन मौजूद नहीं है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यूनिक फंक्शन का यूज़ किया। उस यूनिक फंक्शन की मदद से हमने यूनिक डेटा निकलवाया और रिटर्न काउंट्स को बता कर के भाई काउंट्स भी बताओ मुझे, उसका काउंट में डेटा स्टोर करवा लिया। फिर हमने आर्गुमेंट मैक्स का यूज़ किया, जिसने क्या किया, हमारे उस मैक्सिमम वाले नंबर को एरे में से जाके तलाश किया और उसका इंडेक्स दे दिया मुझे। और जबकि अब मुझे इसका इंडेक्स मिल रहा है तो मैं दोबारा से इंडेक्सिंग करके इस एरे से उस नंबर को निकाल सकता हूँ, जो कि मेरा एक्चुअल मोड है। समझ रहे? तो मैंने क्या किया, अब अगर मैं इसको बंद करता हूँ ब्रैकेट्स में और यहाँ लिख देता हूँ मैं डेटा, अंदर वाले से मुझे क्या मिल रहा था भाई, जल्दी से बताएं। इस पूरी अंदर वाली चीज़ से क्या मिल रही थी मुझे, इंडेक्स 3। हाँ एग्जैक्टली 3, मतलब वो इंडेक्स मिल रहा था। तो जब इसको अंदर 3 दूंगा और मैं बोल रहा हूँ कि 3rd इंडेक्स पे जाओ, डेटा से डेटा लेकर आओ, देखें डेटा जो है वो मेरे पास क्या है, यूनिक नंबर्स हैं, सही है। और मैं इसको बोल रहा हूँ इंडेक्सिंग हो रही ना, ये क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से तुम्हें अंदर जो नंबर मिले ना, उस नंबर के अगेंस्ट डेटा की एरे में से वो नंबर लेकर आओ।
ठीक है। तो थर्ड इंडेक्स से नंबर लेकर आएगा, क्या मिलेगा इसको? 12 मिल जाएगा। तो मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ पर मॉड इक्वल्स टू, फिर हम क्या करते हैं फाइनली अपने इस मॉड को प्रिंट कर लेते हैं। तो कितना आ गया? 12 आ गया। तो थोड़ा सा देखा इनडायरेक्ट तरीके से ये तकरीबन हमारा मॉड वाला काम कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड इसमें मौजूद नहीं है हमारे पास, डायरेक्ट फंक्शन या मेथड कुछ भी मौजूद नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। हाँ, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये हमने फर्स्ट ईयर में और शायद मैट्रिक में भी बहुत इसको पढ़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत काम आसान है। अब हमें बारी बारी जाके, ये वैसे बहुत मुश्किल होता था कि जाओ ये वैल्यू निकालो, वो निकालो, लॉग निकालना बड़ा मुश्किल होता था। तो उसका मेंटी मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता, मैं भी कॉन्सेप्ट भूल गया हूँ, बस मुझे टॉपिक्स के नेम याद है। तो लेकिन ये है कि ऑफकोर्स आपने बहुत अर्सा पहले पढ़ा होगा, 20-30 साल। अच्छा, तो बहुत लंबा गैप है ना असल में, तो सही। तो लेकिन होता क्या है कि अगर जैसे कोई बंदा यूज़ कर रहा हो ना, अगेन क्यों कि भाई मैथमेटिकल लाइब्रेरी है, हर मैथमेटिक्स का फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह के फंक्शन भी देखने को मिलेंगे। एक जल्दी से हम देख लेते हैं। मैं फंक्शन यूज़ करूँगा np.sin का, फंक्शन है ना, तो np.sin करके लिखना, सिर्फ साइन नहीं लिखना। np.sin लिखा और मैंने एरे 1 पास कर दी। एरे 1 आपको पता है 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स हैं। तो क्या करेगा, ये जाएगा और उनकी साइन वैल्यूज़ ले आएगा। समझ रहे हैं? साइन थीटा जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको लेकर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कॉस यूज़ करूँगा तो क्या करेगा, कॉस फंक्शन के हिसाब से जो इनकी वैल्यूज़ बनती है वो ले आएगा भाई। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ हैं, अभी हमारी उन वैल्यूज़ से गार्ड्स नहीं है, लेकिन क्या है हमारे फंक्शन किस तरीके से काम कर रहे हैं वो देख रहे हैं। np.10 लिखेंगे और एरे 1 पास करेंगे, तो 10 के हिसाब से जो वैल्यू बन रही है हमारी, ये वो वैल्यूज़ को लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई इतनी मतलब मुश्किल वाली चीज़ नहीं है, सिंपल हमने फंक्शन का यूज़ किया और डेटा निकाल लिया। अच्छा भाई, डॉट प्रोडक्ट, अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करना है, उसका नाम ही डॉट है, np डॉट, एक तो फुल स्टॉप वाला डॉट है और इस फंक्शन का नाम भी क्या है, डॉट है। मैंने इसका यूज़ किया और मैंने फिर क्या किया, मैंने इसको एरे 1 और एरे 2 पास कर दी। ठीक है, अच्छा एरर दिखा रहा है, क्या बोल रहा है, 3 4 एंड 3 4। देखें डायमेंशन समझें, 3 4 ये फर्स्ट एरे की डायमेंशन है, सेकंड एरे की डायमेंशन क्या है, वो भी 3 4 है। तो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? किस तरह देखेंगे, इस 4 को देखें और इस 3 को देखें, नहीं है ना। अभी हमने देखा था कि ये दो नंबर से होने चाहिए, सेम होने चाहिए जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे नहीं हो रही। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक न्यू एरे बनानी पड़ेगी और यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसकी रोज कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ये देखें अभी हमने डिस्कस किया ना इसको, ये वाली चीज़ कि हमारी फर्स्ट रो की है कॉलम्स और सेकंड रो की सेकंड एरे की, फर्स्ट एरे की कॉलम्स और सेकंड एरे के रोज़ ये सेम होने चाहिए जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी। तो अगर मुझे इसको मल्टीप्लिकेशन करवानी है, मैं लेट्स यहाँ पे एक एरे 3 बना देता हूँ। एरे 3 इक्वल्स टू np डॉट रैंडम इंटीजर, और हाँ पहले तो हम उसको बताएंगे कहाँ से कहाँ तक के उठाओ नंबर्स। तो लेट्स हम बोलते हैं 1 से लेके तुम चले जाओ 30 तक के, और कितने नंबर्स लाओ, 12 चाहिए ना हमें। 4/3 पे चलेगा जैसे, ये चल जाएगा। देखें मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैंने इस एरे को 4/3 बना दिया तो कितने नंबर चाहिए मुझे, टोटल 12 चाहिए होंगे। तो क्या मेरी फिर मल्टीप्लिकेशन हो पाएगी, नहीं हो सकेगी, हो जाएगी, क्योंकि नंबर सेम हो जाएंगे ना। मैं क्या बोलता हूँ, इसको यहाँ पे 12 नंबर्स ले आओ, सही है। और फिर इसको रीशेप कर लेते हैं हम, रीशेप का मेथड यूज़ करते हैं, बोलते हैं 4,3, इसमें भाई एरे को रीशेप कर दो। चले एग्जीक्यूट किया, एरे 3 बन गई। और अब इसको अच्छा यहाँ पे चेंज करते हैं, एरे 2 को एरे 3 कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई से करवा दिया। ठीक है, अच्छा अगेन ये किस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये अगेन एक थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा उसके लिए। आप लोगों को वैसे पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है मैट्रिसेस की। आपका पहले ये वाला कॉलम
इस कॉलम से ये वाली रो ये वाली रो 15 की इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर यही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर यही रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये नीचे वाली रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। समझ रहे हैं? ये पूरी जो कैलकुलेशन है, ये हमारा वो डॉट प्रोडक्ट का जो अभी हमने फंक्शन देखा वो सब करके दे रही है हमें। ठीक है, अगर हम इसको खुद करने बैठे, मेरे ख्याल में शायद 4 से 5 स्टेप के अंदर जाके इसका सोल्यूशन निकलेगा, हमारे पास फाइनल आंसर निकलेगा। ठीक है, एटलीस्ट 4 तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर उस डॉट वाले मेथड ने या फंक्शन ने क्या किया, हमारा वो काम आसान कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आंसर लाके दे दिया। अच्छा, लॉग एंड एक्सपोनेंट हमने ये भी पढ़ा था मैट्रिक के अंदर। लोगैरिथम्स लोगैरिथमेटिक फंक्शंस होते थे कुछ इस तरह करके। हाँ, लॉग एंटी लॉग एग्जैक्टली। ठीक है, वो निकालना बड़ा मुश्किल होता था, मेंटीसा पत्नी क्या क्या। ठीक है, एक अलग से टेबल होता था, उससे जाके वैल्यू निकालनी पड़ती थी, बड़ी हेक्टिक होती थी, समटाइम्स तो वैल्यू गलत निकल आती थी। ठीक है, तो यहाँ पे उसने काम आसान कर दिया। सिर्फ क्या लिखना है हमने, np डॉट लॉग लिखना है और एरे 1 पास करनी है। ठीक है, क्या करेगा, हर जो हमारी लॉग्स की वैल्यू बनती है नंबर के अगेंस्ट वो ला के दे देगा। सिंगल नंबर देंगे जब भी काम करेगा, लाजमी नहीं है सिर्फ एरे दें, सिंगल नंबर पे भी ये काम कर जाएगा, लेकिन एरे फॉर्मेट में होगा। ठीक है, एरे बना के दें उसको, भले सिंगल नंबर मौजूद हो उसके अंदर। ठीक है, अच्छा, एक्सपोनेंट भी हमने पढ़ा हुआ होता है। वैसे एक्सपोनेंट क्या होता है हमारा, इसको देख लें। ये होता है फॉर्मूला एक्सपोनेंट का कि भाई ई होती है और ई के पावर कुछ पावर होती है, एक्स या कुछ भी पावर होती है ई की। सही है, अब एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या, हमारी एरे है, यहाँ पे हमारी एक्स एरे है, और ई खुद क्या है, अब समझें, ई की खुद की वैल्यू ना कितनी है, 2.71828 है। ये यूलर्स नंबर कहलाता है या कांस्टेंट, यूलर्स कांस्टेंट कहलाता है वैसे ये। तो ये खुद कितना 2.71828। तो पता है इसका मतलब क्या हो रहा है, मेरी एरे 1 में क्या क्या नंबर्स मौजूद है भाई, 1 से लेके 2 3 4, ये करते करते कहाँ तक है, ये 12 तक के नंबर्स मौजूद है हमारे पास। ठीक है, तो होगा क्या, अगर मैंने लिख दिया ई की पावर, और इस एरे का नाम हमने दिया हुआ एरे 1, A1 बोल देता हूँ लेट्स अभी फिलहाल। अगर मैंने लिख दिया ई पावर A1, ठीक है, तो पता है क्या करेगा, ये हमारी हाँ, हमारी एरे 1 में आएगा, पहले क्या करेगा, ई की पावर 1 बनाएगा, उसका आंसर देगा, फिर क्या करेगा, ई की पावर 2 उठाएगा, मतलब ये 2 उठाएगा, इसकी ई की पावर 2 का आंसर ला के देगा, फिर ई की पावर 3 हो जाएगी, उसका आंसर ला के दे रहा होगा। ये समझ रहे मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, हर नंबर को उठा के अपनी पावर बनाएगा और उसको आंसर ला के दे देगा हमें। सही है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, np डॉट exp, और मैंने यहाँ पे एरे 1 दे दी। ठीक है, तो उसने क्या किया, हमें वही चीज़ ला कर दे दी जो जी बोले, मल्टीप्लाई। देखें असल में हो क्या रहा है, आप मुझे बताएं, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूँ क्या आएगा आंसर, 4 आएगा। अगर 3 का स्क्वायर करता हूँ क्या आएगा, 9 आ जाएगा। अगर मैं ई लिखता हूँ, ई की पावर 2 लिखता हूँ, पता है इसका मतलब क्या बन रहा है, ई खुद क्या है, अभी हमने देखा 2.71828 पूरा है, लेकिन हमने 8 लिख दिया, और इसकी पावर कितनी, 2। अभी डेसिमल है, डेसिमल वालों को हम इजीली इतना आराम से पावर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना आसान नहीं होता, मतलब निकाल तो सकते हैं फिर भी, लेकिन इतना आसान नहीं होता। हमें क्या करना पड़ेगा, इसी नंबर को इसी से दो मरतबा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका जो सबसे सिंपल सोल्यूशन है वो क्या है कि भाई आप क्या करें, 2.718 को इसी से मल्टीप्लाई कर दें, पावर का ये मतलब होता है। अब बैठ के आप इसको सॉल्व करते रहें, ये इतना बड़ा आपका सोल्यूशन बनेगा ना, मतलब 4 से 5 लाइन पे जाएगा ये आपका। और पॉइंट लोकेट करना इसमें एक अलग मसला होता है। ठीक है, सर तो रूल्स होते हैं सारे ऑफ कोर्स, लेकिन हम भूले में सारी चीज़ें, तो वो काम आपका क्या कर रहा है, खुद से करके ला के दे रहा है। तो हर नंबर को उठाएगा अपने, मतलब एरे के अंदर से 2 उठाया, फिर 3 उठाया, फिर 4 उठाया, अपनी पावर बनाएगा, उसको कैलकुलेट करके हमें आंसर ला के दे देगा। समझ रहे हैं, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। कोई मसला, आगे बढ़ें। इंडेक्सिंग बहुत इसकी इंटरेस्टिंग होती है इंडेक्सिंग। ठीक है, अभी हम करते हैं, हमारे पास थोड़ा टाइम है। अभी एरे 1 है मेरे पास,
ठीक है, बल्कि एरे 1 सिंपल है, हम एरे 2 का लेते हैं। एरे 2 में बस मिक्स है ये, ठीक है, रैंडम नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, इंडेक्सिंग हमने देखी थी, एक सेंटेंस के साथ दोबारा से देख लेते हैं। लेट्स से मैंने लिखा, क्या होता है सबसे पहले हमारा वेरिएबल का नेम होता है, और फिर क्या लिखते हैं हम, रोज, ठीक है, और कॉलम्स। अच्छा, ये 2D है, ये क्या हमारी 2D है, थोड़ा सा इसको माइंड में रखिएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2D के अंदर रोज और कॉलम्स देने पड़ेंगे। भाई शेप हमने देखी थी भी, शेप 3x4, 4x3, 2x6, वो आपकी 2 डायमेंशन को शो कर रहा है, ठीक है, और शेप है उसकी कुछ ना कुछ। तो हमें यहाँ पे उसकी इंडेक्सिंग करने के लिए रोज एंड कॉलम्स को देना पड़ रहा होगा। सही है, कॉमा से पहले जो चीज़ है वो क्या है हमारी, रो, कॉमा के बाद क्या है, कॉलम्स है, ठीक है। चलें, मुझे निकालना है -2 निकालना है। क्या करेंगे मैं, सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले देखिए मुझे नंबर क्या निकालना है, -2। मेरी वो कौन सी रो में मौजूद है, अगर हम इंडेक्स वाइज देखें तो 1 बनता है इंडेक्स, मतलब ऐसे तो सेकंड रो है हमारी, नॉर्मल देखें तो सेकंड रो है, लेकिन इंडेक्सिंग चलेगी ना भाई, यहाँ पे इंडेक्सिंग चलेगी, तो इस रो का इंडेक्स क्या होगा मेरे पास, 0, इस रो का इंडेक्स 0 और इस वाली का 1, ठीक है। तो सॉरी, अगर मैं लिखता हूँ एरे 2 और ब्रैकेट में मैंने लिखा 1, तो क्या करेगा, ये मेरी पूरी रो सेलेक्ट कर लेगा। सही है, चलें अब मुझे बताएं, मुझे क्या नंबर निकालना था, -2। तो ये जो मेरा नंबर है ये कौन से कॉलम में लाया कर रहा है, पहले सिंपल कॉलम नंबर बताएं। 3, हाँ 3, थर्ड कॉलम है, नॉर्मल यहाँ से देख रहे हैं, थर्ड कॉलम है। अब मुझे बताएं कि इस थर्ड कॉलम का इंडेक्स क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो क्या ख्याल है, अगर मैं कॉमा करके 2 लिख दूँ, क्योंकि हमें क्या लिखना होता है, रोज पहले, कॉमा के बाद कॉलम्स लिखने होते हैं। तो अगर मैं ये लिख दूँ तो आइए मेरा -2। हाँ भाई, ये बात समझ आ रही, जल्दी से बताएं, ये क्लियर हो रही है आप लोगों को, कोई इंडेक्सिंग वाला ही वही कॉन्सेप्ट है। बल्कि अभी तो हम इसकी स्लाइसिंग करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, मज़े की है। तो ये बात क्लियर हो रही है। चलें एक और काम करते हैं हम, मुझे आप बताएं, मुझे ये 10 निकालना है, ठीक है, 10 निकालना है, जल्दी से बताएं क्या होगा, आप लोग बताएं, आप लोगों को आती है चीज़। अब 10 निकालना है जो यहाँ मौजूद है, एरे 2 लिखा, अब बताएं, सॉरी क्या बोल रहे हैं, 2,0 एग्जैक्टली। अच्छा सॉरी, ये लिख नहीं रहा, 2,0, 10 आ गया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा है किस तरह से काम कर रही है। अच्छा, सिमिलरली हम इसमें नेगेटिव वाली इंडेक्सिंग भी यूज़ कर सकते हैं। हमने पढ़ा ना, पॉजिटिव तो यहाँ से चलती है, नेगेटिव राइट से चलती है। तो अगर मैं ऊपर से आ रहा हूँ इस पूरी रो पे, ये पूरी रो मेरी क्या है, 0 इंडेक्स है, इसका इंडेक्स क्या है 1, इसका इंडेक्स क्या है 2 है। लेकिन अगर मैं इस पर नेगेटिव इंडेक्सिंग अप्लाई करूँ तो नेगेटिव क्या बनेगी, है इसकी वैल्यू क्या होगी -1, इसकी क्या बनेगी -2, इसकी क्या बनेगी -3। अच्छा, कॉलम वाइज चलें, ये 12, 14, 10 ये फर्स्ट कॉलम है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर सबसे लास्ट वाले का 3 बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको -1 बोल दूँ, इस पूरे कॉलम को -1 बोल दूँ, इसको -2 बोल दूँ, तो ये जब भी काम करेगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, हम ये 16 निकालेंगे, लेकिन नेगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से। किस तरह निकालेंगे, नेगेटिव इंडेक्सिंग से। तो ज़रा जल्दी से बताएं मुझे, 16 के लिए मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या यूज़ करूँ। हाँ भाई जल्दी से बताएं, एरे 2 सबसे पहले रोज़ बताएं, रोज़ की नेगेटिव वैल्यू क्या बनेगी -3, बिल्कुल। और कॉलम की वैल्यू क्या बनेगी इसकी नेगेटिव, -1, ऐसी है ना। -3 क्यों बोला भाई, क्योंकि -1 आपकी ये है, -2 आपकी ये है, और -3 आपकी ये है, ज़बरदस्त हो गया। और कॉलम हम राइट से आ रहे हैं, तो -1 पहले ही कॉलम है हमारा, सबसे लास्ट वाला, मतलब पहला पड़ेगा -1 में, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -1, तो 16 आ गया। इस तरीके से समझ रहे। तो इंडेक्सिंग तो यहाँ तक हो गई, स्लाइसिंग पे चलते हैं। बस मैं उसका सेंटेंस वाला लिख देता हूँ, इंशाल्लाह फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, यहाँ पे हम रोज़ में क्या लिखते हैं, हम स्टार्ट बताएंगे, इसको एंड बताएंगे, और स्टेप्स बताएंगे या स्किपिंग वैल्यू बताएंगे कि कितनी स्किप करो वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली हमारा ये कहाँ पर होगा,
कॉलम में भी वाला काम चल रहा होगा, ठीक है। तो कॉमा से पहले क्या है भाई, सारा रो का डेटा चल रहा है, कॉमा के बाद क्या है, कॉलम का डेटा चल रहा है हमारे पास ये, ठीक है। एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, एरे 2 है मेरे पास, सही है। चलें, मुझे क्या करना सॉरी मुझे क्या करना है, मुझे ये 12 12 और ये 14 12 ये निकालना है, 12 12 14 12 ये निकालना है मुझे, स्लाइसिंग से निकलेगा, ठीक है। क्या करूँगा उसके लिए मैं, चले मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ पहले। तो स्लाइसिंग में क्या होता है, हमेशा एक से ज़्यादा आइटम्स निकाले जाते हैं, इंडेक्सिंग में एक एक होता है बस, ठीक है, लेकिन सिमिलर है तकरीबन। इंडेक्सिंग में एक नंबर हमेशा एक होगा आइटम, स्लाइसिंग में एक से ज़्यादा होते हैं। तो चलें, हमने क्या करना है, सबसे पहले रोज़ बतानी है। अब ज़रा मुझे बताएं, मैंने कहा 12 12 और ये 14 12 ये मुझे पूरा डेटा निकालना है। तो पहले का जो 12 है वो मेरी कौन सी रो में मौजूद है, 0, और मुझे कहाँ तक के जाना है, फर्स्ट रो में मेरा डेटा मौजूद है, ठीक है। तो क्या ख्याल है, अगर मैं लिखता हूँ 0 कॉलन 1 लिखूँ या 2 लिखूँ, 2, समझे बात को। एंडिंग इंडेक्स हमेशा कंसिडर नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे 1 वाला चाहिए ना, मुझे 1 रो से डेटा निकालना है, सही है। तो अगर मैंने 1 लिख दिया ना, तो 1 तो ये कंसिडर ही नहीं करेगा, मेरी बात समझ रहे हैं। हाँ, एक नंबर बढ़ा के लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 2 लिखा। मैं बोल रहा हूँ 0 से चलो 2 तक, लेकिन एक्चुअली कहाँ तक चलेगा, 0 और 1 इन 2 रोज़ को उठा लेगा। अच्छा, रोज़ तो हमने सिलेक्ट करवा लिया अपनी, जहाँ से डेटा निकालना है। अब कॉलम को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, तो क्या करूँगा, कॉमा लगाऊंगा मैं, क्या करूँगा, कॉमा। अब कॉलम्स बताएं, कॉलम से क्या लिखूँ, जल्दी से बताएं, 0 कॉलन 1 या 2, 2, क्योंकि 1 वाले से भी डेटा निकालना है मुझे, तो एक नंबर बढ़ा के लिखना पड़ेगा, तो मैंने 2 लिख दिया, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये 12 12 14 12 निकल कर आ गया, ये इस बात समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, वैसे आप लोगों को ये चीज़ पता है, अगर मैंने यहाँ से 0 हटा दिया तो ज़रा सोच के बताइए काम करेगा नहीं करेगा, करेगा। हाँ, ये खुद से 0 कंसिडर कर लेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वही डेटा लेकर आ रहा है, सही है। तो ये थोड़ा सा लिखने में मतलब इंटरेस्टिंग सा होता है कि जिसको नहीं आती होगी ना तो कंफ्यूज होगा क्या लिखा हुआ, समझ ही नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो बगैर 0 के लिखेंगे तो जब भी आपको काम कर जाएगा।